अंतरराष्ट्रीय, हाँ देखिए देखिए अंतरराष्ट्रीय प्रकरण, देखिए 56 पेज में है, 57 है, 57 में लिखा हुआ, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय प्रकरण, अंतरराष्ट्रीय प्रकरण जो लोग देखें क्या क्या चीजें हैं, देखते जाएगा, पॉइंट नोट करते जाएगा, फिर करते जाएंगे, ठीक है हम लोग। हाँ देखो जैसे क्या क्या पॉइंट हो चुके हैं उनको आप करते जाएगा। गर्भ हो चुका था ना, ये हो चुका था, ठीक है। आपके कौन कौन टॉपिक कवर हुए हैं देखिए, ऐसे लिखते भी चलेगा, गर्भा हो चुका, ठीक है। हाँ फटाफट देख चल रहे हैं कौन कौन टॉपिक कवर हो रहे हैं, ठीक है। गर्भा हो चुका है, फिर अगला टॉपिक कौन है, जलवायु परिवर्तन सूचकांक, जलवायु परिवर्तन सूचकांक, ये भी क्या है परिवर्तन सूचकांक। अभी इसमें संक्षेप में बात भी होंगी, ठीक है, जो भूलना नहीं है, पीछे को भूलना नहीं है, भी संक्षेप में बात भी होगी इनसे, ठीक है। फिर आइए अगला टॉपिक कौन है इसमें, क्या आपका है, टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर, ठीक है, टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर, ये भी अभी चर्चा करेंगे, हो गया है लगभग। फिर आइए अगला कौन है, नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा, नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए, नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए बात हो रही है, ये भी हो चुका है, डॉल्फिन के संरक्षण के लिए। फिर क्यूएस एशिया रैंकिंग, क्यूएस यूनिवर्सिटी एशिया रैंकिंग है, क्यूएस कौन है, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, क्लियर। फिर हम लोग देखते चल रहे हैं अगला कौन टॉपिक इसमें था, रूस। फिर क्या है आपका, सीएफसी संधि से बाहर हो गया है, रूस सीएफसी संधि से बाहर, रूस सीएफसी संधि से क्या हुआ, बाहर हुआ। अभी इसको भी देखें, ग्वालियर और कोझिकोड हो चुका है कि नहीं हो चुका है बताइए, ग्वालियर कोझिकोड, ठीक है, हो गया है, ठीक है। फिर आ जाइए अगला कौन टॉपिक है इसमें, इजराइल फिलिस्तीन, हो गया है, लेकिन इजराइल लिख रहे हैं हम लोग, इजराइल फिलिस्तीन विवाद, समझ रहे हो क्यों कर रहे हैं हम लोग, हाँ ये हो चुके हैं, तभी एक बार कनेक्ट किया जाएगा पुराना, जितना इसमें पूरा जितना जितने भी टॉपिक होंगे वो हम लोग लास्ट मतलब फिनिश पूरा कर देंगे भी जो कुछ है, मतलब ये पूरा अंतरराष्ट्रीय प्रकरण खत्म करो, जो चीज इसमें पढ़ो क्या कर चलो खत्म। अगला ये कौन आपका हो गया है, घोरडो, घोरडो भी हो चुका है। इनको एक एक मिनट लास्ट में देंगे टाइम, मतलब पूरा करने के बाद एक मिनट आपको याद है कि नहीं, कुछ गर्भा का याद है कि भूले बैठे हो, बात पढ़ना कम है, याद रखना उससे ज्यादा जरूरी है, कि पुराना पढ़ के भूल गए तो क्या मतलब पढ़ने का है, ठीक है। फिर आइए घोरडो हो गया, वैश्विक पेंशन सूचकांक, वैश्विक पेंशन सूचकांक, अभी फटाफट इन पे चर्चा भी हो जाएगी रिवीजन भी तौर पे, पहले आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। फिर कहा है भुखमरी सूचकांक, कौन है, भुखमरी, भुखमरी सूचकांक, भुखमरी सूचकांक हो गया। फिर से हम लोग देखें नोबेल पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोबेल पुरस्कार हो गया, कौन हो गया, फिर आपका दूसरा कौन हो गया, वैश्विक नवाचार सूचकांक, कौन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक। फिर कौन हो गया, टाइम्स विश्वविद्यालय रैंकिंग्स, टाइम्स विश्वविद्यालय रैंकिंग, ठीक है। फिर आइए ये भी हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट, भारत संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण, संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण, ठीक है, ये भी हो गया। अगला संयुक्त राष्ट्र महासभा का 78वां सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र, तुम भी लिखा करो, सब लिखने से क्या होता है, हाथ तेज चलता है, दिमाग में आता है कितने टॉपिक हुए हैं, क्योंकि आपको सिविल एग्जाम में खूब लिखना, खूब पढ़ना, खूब बोलना है, लिखने का तो डाला करो लोग जो है, हाथ मार के नहीं लिखो, भले ये पॉइंट्स लिख डालो, फिर अभी इसी में गोट डालना कि गरबा की कोई बात है उसमें तीर लगा के खींच देना, ये सब होता है। रेडीमेड वाला कभी दिमाग में हमेशा नहीं रहेगा, रेडीमेड मतलब पीडीएफ में लिखा, बुक में बढ़िया अच्छी राइटिंग में, कोई मतलब नहीं, तब खुद नहीं गोचोगे, मैथ है ये भी, मगर रिवीजन प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। फिर आइए अभी इसमें से आप कितना लिख पाते हो, मान लीजिए मैं कोई टॉपिक बता दूं, आपके अंदर कितनी क्षमता है लिखने की, उसके अंदर क्या बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे, समझ रहे हैं कि नहीं, यही तो आपका मेंस है, क्योंकि आपका प्रीलिम्स थोड़ी वन डे एग्जाम देना है वो केवल। आइए फिर भारत 2 नए विश्व धरोहर स्थल में है कि नहीं,
भारत 2 नए धरोहर स्थल, ठीक है। फिर आ जाइए, फिर आपका कौन सा रैंकिंग आया है? I2U2 बहुत इंपॉर्टेंट, संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम अनावरण। I2U2 संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम अनावरण। अरे लिखो कि दिमाग में तुम्हारा सेट होगा। I2U से संबंधित कौन सा? संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम। फिर आ जाइए अगला पॉइंट भारत कनाडा में। भारत कनाडा में देखोगे क्या था, इंपॉर्टेंट हो चुका है, लेकिन आप लोग ये सब चीजें हो चुकी हैं, मगर रिवाइज में भी आगे वाले टॉपिक हैं वो नहीं हुए हैं। OIML वाला भी हो गया होगा ना, OIML भी हो चुका है, ठीक है। फिर आ जाइए कौन आपका विश्व प्रतिभा रैंकिंग नहीं हुआ ना, विश्व प्रतिभा रैंकिंग। फिर कौन बचा आपका? सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग। ये सब बचे ना, सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग। तो देखो कितने टॉपिक अब हम लोग यहाँ से कवर करेंगे, ठीक है। कहाँ से कवर करेंगे? यहीं से, क्लियर। और ये पूरा जो है हम लोग कहाँ तक कर चले आएंगे? जॉर्जिया, हिंदू विरासत हो चुका था कि नहीं? विश्व शांति सूचकांक नहीं हुआ, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक नहीं हुआ, ठीक है। ये आपका टाइम्स हायर एजुकेशन रिपोर्ट, कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी नहीं हुआ है ना। ऐसे वो नहीं बोला होगा लगभग, मैंने ऐसे बोल दिया होगा, यहाँ से नहीं कराया होगा। हाँ, ग्लोबल लिबिलिटी सूचकांक हुआ कि नहीं? नहीं हुआ है, ठीक है। सीरिया अरब लीग वाला मैटर हुआ था कि नहीं? वो मैंने समझा दिया होगा ऐसे ही, लेकिन मैंने यहाँ से नहीं कराया था ना, जनरल समझाना अलग होता है मैथ में। हाँ, फिर IMD प्रतिस्पर्धा नहीं हुआ, ऑपरेशन करुणा नहीं हुआ होगा, हुआ था? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। विश्व प्रसिद्धता सूचकांक नहीं हुआ होगा, दास्ता नहीं है, ये टॉपिक दिखा रहे हैं। विश्व के 10 हवाई अड्डे भी पढ़ना है, विद्युत समीक्षा रिपोर्ट है। फिनलैंड नाटो, अभी नाटो का 32वां देश कौन बन गया है? स्वीडन बन गया है, तो नाटो के बारे में जानोगे। फिर आइए विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जानोगे, लद्दाख मयूरभंज के बारे में जानोगे, आतंकवाद सूचकांक जानोगे, अंतरराष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां जानोगे, 95वां ऑस्कर पुरस्कार जानोगे, लेगाटम द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन, संपदा सूचकांक, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, मानव क्षमता सूचकांक, रूल ऑफ इंडेक्स। इसी के साथ यहाँ तक हम लोग क्या कर लाएंगे, यहाँ तक कवर करना है तुम्हें। देख रहे हो कितने टॉपिक, कितने टॉपिक हैं? इतने टॉपिक तो कवर करना है। साथ में पुराना एक बार क्या करोगे, रिकॉल मारोगे बहुत फटाफट, समझ पाएंगे नहीं। और ये होने के बाद जो हम लोग देखेंगे आपका क्या बचेगा, आपका वो एक्सरसाइज वाला हो पाएगा, एक्सरसाइज वाला शुरू कर देंगे, क्लियर। यह सम्मेलन कहाँ कौन हो रहा है उसको फटाफट पढ़ डालेंगे। जैसे आपका आया था इसी बुक से है, आयुर्वेद सम्मेलन कहाँ किया गया है? तिरुवनंतपुरम था, तिरुवनंतपुरम, और इसमें लिखा है तिरुवनंतपुरम, और क्वेश्चन आया है झांसी लिख के आया था समीक्षा अधिकारी में। तभी कह रहा हूँ, मतलब जो है कौन सी लाइन इसकी आ जाए वहां पर मामला बिगड़ जाता है। इसमें लिखा है वो, मतलब स्पष्ट लिखा है, हम जो पढ़े तो जाने तिरुवनंतपुरम हुआ, वहां लिखा था आयुर्वेद सम्मेलन जो इस बार का जो है झांसी में हुआ है। लाइन क्या थी? इस बुक की थी डायरेक्ट। तो इसीलिए कह रहा हूँ, मतलब कौन से टॉपिक से इसमें से कौन लाइन फंस जाए, पता नहीं कौन सी लाइन वही कठिन लगेगी तुमको, जो नहीं आती कठिन हो जाएगी। अब आइए फटाफट हम लोग ये कितने टॉपिक थे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और एक कौन है 20 टॉपिक तक हम लोग पढ़े थे। अभी 15 20 अभी फटाफट निपटाएंगे, ठीक है अच्छे से। चलिए स्टार्ट करें कपड़ा। ये टॉपिक हम लोग कवर किए थे, अब हम लोग फटाफट देखेंगे क्या क्या है। देखिए अब जो पुरानी 6 महीने करंट अफेयर आपको मेरे अकॉर्डिंग क्या पढ़नी चाहिए, जुलाई से जून जुलाई 2023 से जून 2024 तक, ठीक है जून 2024 तक। तो अभी जो हमको मौका इतना मिल रहा है तो हम पुराना खत्म कर दे रहे हैं, और फिर हम लोग कहाँ से जो नई करंट अफेयर हम परसों जब अगली बार बनाएंगे तो नई PDF ले आएंगे, मतलब जो नई आई है मैगजीन नई को यूज करेंगे। तो उसमें फोकस उन्होंने कहाँ पे ज्यादा किया है, जनवरी से फरवरी का, जनवरी से फरवरी। तो जनवरी फरवरी से हम लोग क्या कर लेंगे कवर, मौका लगा जनवरी की मंथली लाएंगे, समझ रहे हो। जनवरी की मतलब यहाँ तक किया पुराना पढ़ लीजिए इससे, और फिर क्या पढ़िए जनवरी से क्या पढ़ लीजिए मेरे अकॉर्डिंग मंथली। और जब परीक्षा होने वाली PCSC होगी फिर ई दृष्टि की घटना चक्र आ जाएगी, उस समय एग्जाम से पहले 15 20 30 दिन पहले, तो उसको भी रिवीजन कर लिया कि आपकी सारी चीजें क्या होंगी, पढ़ी होंगी। क्योंकि रोल हमेशा करंट अफेयर का इस बार भी समीक्षा अधिकारी बहुत था। पिछली बार PCS में 39 क्वेश्चन के आसपास मुझे दिख रहा था करंट अफेयर, और सोचो एक सब्जेक्ट से जब 2 सब्जेक्ट मिला लो तो क्या बन रहा था,
करंट अफेयर बन रहा था और यही सब है। करंट अफेयर लास्ट में हड़बड़ सब पढ़ के आता है, कोई होता ही नहीं है कि लोगों के दिमाग में सेट नहीं होता सब। अब आइए फटाफट देखते हैं। और देख रहे थे करंट अफेयर स्टैटिक टाइप का दे रहा था, मतलब सन तक पूछ ले रहा था, मतलब कॉन्सेप्ट प्लस सन। यहाँ तक सितंबर में हुआ है कि नवंबर में, किसने उद्घाटन किया, नरेंद्र मोदी ने किया है या जो सीएम ने किया, ये तक पूछ रहा है। ठीक, आइए स्टार्ट कर रहे हैं। कहाँ से हम लोग जहाँ छोड़े थे पहले वहीं से आइए। बताइए कहाँ छोड़े थे हम लोग। ऊर्जा संक्रमण शांति नहीं हुआ था, ये सब कोई ना, कनाडा वाला हो चुका था ना। हाँ, ये कौन सा आपका OIML भी हो चुका था। हाँ, विश्व प्रतिभा रैंकिंग नहीं, ये नहीं हुआ था ना। 72, ठीक 72 देखिएगा, पेज नंबर नीचे लिखा हुआ लगता है, साइड वाला ना दिखेगा। अब आइए फटाफट देखते हैं हम लोग क्या है विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023। तो आपको देखना क्या इसमें पॉइंट मेन इंपॉर्टेंट क्या निकालो। देखो इन्होंने लिखा है पहली बात, इसको जारी कौन करता है, IMD। फर्स्ट कौन है, विश्व प्रतिभा रैंकिंग जारी कौन करेगा, IMD। फिर इसमें क्या लिखा इन्होंने, इसमें इन्होंने लिखा है कि वर्ल्ड, जो लिखा कोई मतलब नहीं है, 10वां संस्करण कोई मतलब नहीं है, 64 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल है, कितनी अर्थव्यवस्था को शामिल किया, 64। इसमें फर्स्ट पे कौन रहा, स्विट्जरलैंड। याद रखोगे फर्स्ट पे कौन रहा, स्विट्जरलैंड। लग्जमबर्ग पढ़ पाना तो पढ़ना, ना पढ़ पाना कोई बात नहीं। SLI ली है, ठीक है। भारत का कौन सा रैंक है, 56वां है। कौन है, 56 है। क्लियर, तो याद रख पाओगे, बस आपको ज्यादा नहीं याद रखना है, ठीक है। भारत का रैंक कौन सा है, 56, कोई मतलब नहीं, इतना बस ज्यादा दिमाग नहीं रखना, नॉर्मल है। कौन सूचकांक है, प्रतिभा। देखो अभी आएगा कंफ्यूज कर देगा, विश्व प्रतिभा सूचकांक या वैश्विक प्रतिभा सूचकांक। फिर आएगा अभी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, प्रतिस्पर्धा सूचकांक, ठीक है। कंफ्यूज कहाँ होंगे, अभी आएगा वैश्विक नवाचार सूचकांक। कौन आएगा, नवा, ये एक ही तरीके से सूचकांक है, अभी बता दे रहा हूँ कंफ्यूजन दूर करने के लिए। फिर आएगा बौद्धिक अंतरराष्ट्रीय कौन सूचकांक, बौद्धिक संपदा। अगर दिमाग पागल कर देगा, कंफ्यूज हो जाओगे वहां पे, बौद्धिक संपदा एक जैसे लगते हैं। फिर एक आएगा वैश्विक प्रतिस्पर्धा, प्रतिभा प्रतिस्पर्धा, वैश्विक कौन, प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5, एक टाइप के हैं, तो इनको अलग से ध्यान रखिएगा। मैंने कहा था विश्व प्रतिभा, फिर विश्व प्रतिस्पर्धा वाला आएगा, और फिर वैश्विक नवाचार आएगा, फिर अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा आएगा, फिर कौन है, वैश्विक। देखो जो हम चीजें फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम वो बता रहे हैं, क्वेश्चन वहां पे फंसता कैसे है, तो इन्हीं चीजों से फंसता है। जो चीजें हम लोग कंफ्यूज करने वाले होंगे उनको हम अलग लिखते चलेंगे। क्लियर, चलिए आइए कहाँ पे, अब प्रतिभा सूचकांक में तो हमने बात कर ली अभी। यहाँ पे बताइए प्रतिभा में IMD जारी कर रहा है, प्लस कितने देश शामिल किए इसमें, 64, 2023 का है ये, ठीक है। हाँ, फिर आइए 64, और इसमें फर्स्ट पे कौन रहा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। सेकंड पे कौन रहा, लग्जमबर्ग। थर्ड पे कौन रहा, आइसलैंड, ठीक है, आइसलैंड, ठीक है, आइसलैंड, ठीक। तो आपका स्ली याद रहेगा। इंडिया का रैंक कौन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया रैंक कौन है, 56। बस इतनी बात है, IMD 64 देश, स्ली और कौन है 56, बस बढ़िया के। चलिए अगला, ये जब इन्हीं कैटेगरी में आए तो इनको वहीं पे रख लीजिएगा। आपकी से अभी कौन आया है, प्रतिभा वाला। फिर आ जाइए सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग आई, ध्यान दीजिएगा। इसने लिखा है कौन, UN जो है, हाँ, US एंड वर्ल्ड रिपोर्ट, अमेरिकी मीडिया न्यूज इन्होंने जारी किया है। इसमें क्या है, स्विट्जरलैंड विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता है, भारत का कौन सा स्थान रहा है, 30वां रहा है, ठीक है, तैयार रख सकते हो। हाँ, अमेरिका इस सूची में 5वें स्थान पर, जबकि जो है भारत का स्थान कौन सा रहा है, 30वें नंबर पर रहा है। ज्ञातव्य कि ईरान को अंतिम स्थान दिया गया है। इस रिपोर्ट में 27 देशों को शामिल किया गया था। US न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट, US न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट ने क्या निकाला है, US न्यूज एंड जो वर्ल्ड रिपोर्ट आई है उसने क्या फाइनल कर दिया है कि जो सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब इसको दिया है, स्विट्जरलैंड। दिमाग में रहेगा, क्वेश्चन आ जाए ऐसे कि US न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश स्विट्जरलैंड है। इस सूची में अंतिम स्थान ईरान को दिया गया है, जबकि भारत का स्थान 42वां है। कौन सा भारत का स्थान, 30वां। बस दिमाग में रखना है, बस आगे बढ़े।
तो कुछ नहीं दिमाग में रखना था इसमें, बस स्विट्जरलैंड फर्स्ट था, सबसे श्रेष्ठ था। भारत का स्थान कौन 20वां है, अंतिम कौन है, ईरान है, बस अंतिम कौन है, ईरान। स्टूडेंट याद रख लीजिएगा। अगले हम लोग बढ़ रहे हैं, देखते रहिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, विश्व की क्या 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं। क्लियर? आप बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप देखिए क्या करना है, एक बार देखो, केवल सब नहीं पढ़ना इसमें। क्या हो रहा है, फोर्ब्स, किसके हो रहा है, फोर्ब्स बहुत फेमस पत्रिका है, फोर्ब्स द्वारा 2024 में विश्व की 10 संस्थाओं के सम्मिलित आंकड़े हैं। इसमें जीडीपी के संदर्भ में ये जो देखा गया है आंकड़े दिए गए हैं। तो उसमें फर्स्ट पे कौन है, यूएस है, सेकंड पे कौन है, चीन है, थर्ड पे कौन है, जर्मनी है, फोर्थ पे कौन है, जापान है, 5 पे कौन है, भारत है। फिर देखो क्या है आंकड़ों के अनुसार विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर में सर्वाधिक वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था की, जबकि जर्मनी यूके जैसी अर्थव्यवस्थाओं की वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर क्या ऋणात्मक है। तो दिमाग में आप रखिएगा कि बात इंपॉर्टेंट क्या रखना है आपको, बस इसमें कुछ नहीं रखना है। लिखने के आगे काले डाले से दिमाग भले नो नोट्स हो, लेकिन वो आप लिखो थोड़ा सा याद होता है। अर्थव्यवस्थाएं किसके आधार पर अर्थव्यवस्था है, कितनी अर्थव्यवस्था बताई गई है, 10। किसके आधार पर उन्होंने रैंकिंग निकाली है, जीडीपी के आधार पे। तो 10 अर्थव्यवस्था में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। भारत किस नंबर पे, 5वें नंबर पर कौन है, इंडिया। तो आपको पता होना चाहिए भारत से ऊपर वाली भी कौन है, तो कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले यूएस है, फिर चाइना है, फिर कौन है, जर्मनी है, फिर कौन है, जापान। जापान, इंडिया के बाद कौन है, यूके। याद रहेगा। एक क्वेश्चन आ सकता है, देखो ऐसे एक लाइन देगा, विश्व की फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व की 10 अर्थव्यवस्थाओं में से भारत 5वें स्थान पर स्थित है। फिर लिखेगा विश्व में वार्षिक जीडीपी के वृद्धि दर के मामले में सर्वाधिक वृद्धि दर करता देश भारत है। बिल्कुल बात क्या है, क्लियर है। जो विश्व की जीडीपी वाली जो अर्थव्यवस्था में देखा जाए, या कहने जो विश्व की अर्थव्यवस्था में देखा जाए कि जीडीपी वार्षिक रूप से सबसे ज्यादा वृद्धि दर किस देश ने दर्ज की है, भारत में। क्लियर। तो ऐसे 2 सेंटेंस, एक आएगा नॉर्मल, एक आएगा क्या, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट। देखा होगा आपने ट्रेंड पीसीएस का, एक नॉर्मल सेंटेंस, नॉर्मल का मतलब जो पढ़े होगे, एक ज्यादा पढ़े होगे, दोनों का मिलान तब होके आपका निकलेगा रिजल्ट। आइए अगला, जॉर्जिया द्वारा हिंदू विरासत माह घोषित करते हैं, ये पॉइंट है, ठीक है। जॉर्जिया रखा हो रहा है हिंदू विरासत माह, तो आप याद रखोगे, क्वेश्चन आ जाएगा। अभी आया था आपका वो, उसमें पुलिस वाले पेपर में देख रहा था, जो है तिरुकुरल का आया था, जो है तमिल, तुम्हारी क्लास में मैंने पढ़ाया है, याद कीजिएगा। जो है तिरुवल्लुवर, किसकी किसको करते, तिरुकुरल लिखते हैं कि नहीं, तिरुवल्लुवर। तो इनकी जो है स्थापना कहाँ पे की गई है, किस देश में की गई थी मूर्ति की स्थापना, फ्रांस में की गई थी। कहाँ की थी, सरगई शहर। याद करो, मैंने पढ़ाया है, क्रॉनिकल वाली मैगजीन का था ये, सरगई शहर। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मतलब भारत की कल्चर की चीज कहाँ हो, विश्व में कहीं हो। तो पूछ सकता है हिंदू विरासत माह किस माह को घोषित किया गया है जॉर्जिया द्वारा, अक्टूबर। तो हिंदू विरासत माह, फटाफट करो, इसको खत्म करेंगे बहुत जल्दी, अगला टॉपिक पे आ जाएंगे। एक्टिव में सब लोग रुकिए, ठीक है। अक्टूबर में मनाया गया है, यूएसए का देश है कौन है, जॉर्जिया। यूएसए का राज्य है कौन, जॉर्जिया। क्लियर। क्यों अक्टूबर को मनाया गया, क्योंकि आपका दिवाली, दशहरा, नवरात्र से ज्यादा कब होते हैं, अक्टूबर में। क्लियर। आइए अगला, हाँ, विश्व शांति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पेपर में आउट रहता है क्वेश्चन, ज्यादा पीसीएस का फेवरेट है। 3-4 सूचकांक पीसीएस के बहुत फेवरेट है। एक शांति है, एक प्रसन्नता है, एक आपका कौन, शांति हो गया, प्रसन्नता, एक प्रेस सूचकांक, कौन, शांति, प्रसन्नता, प्रेस। और आजकल जलवायु परिवर्तन भी पूछने लगा है, और सतत विकास सूचकांक भी पूछने लगा है, और मानव विकास सूचकांक, ये कुछ ज्यादा इस आजकल पूछे जा रहे हैं। क्लियर, बढ़े आगे चलिए। वैश्विक शांति सूचकांक में देखो, पूरा ध्यान दीजिएगा, कौन जारी करता है ये सबसे पहले पढ़िएगा, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस जारी करता है। क्लियर। फिर याद रखिएगा कितने देश में शामिल है, 163। कितने देश शामिल है, 163। फिर आइए, यूरोप विश्व का सबसे शांतिमय क्षेत्र बना हुआ है, सही बात है, यूरोप विश्व का सबसे शांतिमय क्या है, क्षेत्र है। जबकि मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका सबसे शांति के मामले में सबसे सुधार अभी दर्ज करने की आवश्यकता है, आसान क्षेत्र है। आइए देखिए, आईडीआई याद रहेगा, आईडीआई, ईडी याद रहेगा, ईडी कुछ याद रख पाओगे, आईडीआई, आइडिया होता है, तो आइडिया में ए मत लगाओ, आईडीआई तक रहो, आईडीआई, आई फॉर आइसलैंड, डी फॉर
डेनमार्क, फिर आई फॉर आयरलैंड, याद रख पाओ, याद रख लीजिएगा। अगला आई इंडिया का रैंक देख लिया कौन सा है, 126वां है। भूटान दक्षिण एशिया का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। ठीक है, चलिए आइए बताइए इसमें जल्दी से। वैश्विक कौन है, शांति सूचकांक, बहुत इंपॉर्टेंट वैश्विक शांति सूचकांक। फटाफट, सबसे मेन बात वैश्विक शांति सूचकांक की क्या है, जारी कौन करता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, आईईपी जारी कर रहा है। प्लस कितने देशों को शामिल किया गया था, 163 देशों को शामिल किया गया। फर्स्ट पे फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंकिंग कौन है, आईडीआई, आइसलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड, आइसलैंड, ठीक है, डेनमार्क और कौन है, आयरलैंड। क्लियर, बढ़िया कि। अब अभी अंतिम जो है इसमें जो अशांति के बाद सबसे शांति कहाँ खराब है, अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान, यमन और कौन है, सीरिया। याद रहेगा, बस ज्यादा आपको दिमाग में नहीं रखना है, बस इतना याद रखना कौन जारी करता है, पूरे कितने देश थे इस बार, 163, फर्स्ट रैंकिंग, सेकंड रैंकिंग, थर्ड रैंकिंग, अंतिम कौन, 3 रैंकिंग है। अंतिम सबसे खराब स्थिति कहाँ की है, अफगानिस्तान, यमन और सीरिया। भारत की रैंकिंग तो एवरग्रीन याद रखना कितना है, 126। और प्रसन्नता वाले में भी 26 है, 126, दोनों में सेम सेम है। देखो एक अभी आएगा प्रसन्नता सूचकांक, कौन आएगा, हैप्पीनेस इंडेक्स, उसमें भारत की रैंकिंग नहीं है। और अभी जेंडर गैप आता है, उसमें एक जोड़ दो, जेंडर गैप में कितनी आती है, 27। अभी इसलिए कनेक्ट हो जाएंगी। आगे आइए फटाफट। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, बहुत कम समय लगेगा, ठीक है, टाइम बहुत तेज भाग रहा है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 देखिए क्या है कि इसमें देखो विश्व आर्थिक मंच द्वारा ऊर्जा संक्रमण सूचकांक दिया गया है। आपको इतना नहीं पढ़ना है, बस इसमें ये देख लेगा कौन फर्स्ट पे है, स्वीडन, डेनमार्क, ठीक है, सदन कौन है। एक चीज तुम लोग करते लेगा, साइड में शांति वाला लिखा है तो शांति वाले के ब्रैकेट में लिखेगा शॉर्टकट आईडीआई, ठीक है। और तुम्हारा दूसरा कौन आया है आपका, ऊर्जा संक्रमण में, ऊर्जा संक्रमण ब्रैकेट में लिखेगा सदन, क्या है सदन, सदन में समझ गए, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे। सदन का मतलब जानते हैं मकान को क्या कहते हैं, पर्यावरण, सदन है, ठीक है, क्लियर। और इंडिया का रैंकिंग कौन है, बस एक ये भी देख लेगा, इंडिया रैंकिंग कौन है, 67, इंडिया रैंकिंग 67। और एक जारी कौन करता है, विश्व आर्थिक मंच, कौन जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच या वर्ल्ड इकोनॉमिक पूछा था ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। क्लियर, बढ़िया के रिकॉल भी देखेंगे भी। हाँ, सतत विकास रिपोर्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन, सतत विकास रिपोर्ट, सतत विकास रिपोर्ट फटाफट देखना क्या पढ़ना है, बाकी ये छोड़ देनी। देखो सतत विकास रिपोर्ट में ये जो याद रखेगा, कौन जारी करता है, एसडीएसएन जारी करेगा, कौन जारी करेगा, ठीक है, सबके जारी करते हैं, नहीं सबके नहीं करता, सबके अलग अलग, यही तो मैटर बसता है। हाँ जारी करता, याद करो, क्यों पता लगा किसका पूछ ले, बात जानते हो, क्वेश्चन तो पूछा गया, मरने का सीक्वेंस पूछा गया है, बताओ, मतलब मरने वाले आपको मंथ याद करने पड़ा, एक एक मंथ में दो लोग मरे हैं उसमें, तो और कंफ्यूजन हो गया, जो पढ़ा भी होगा वो भी पागल हो गया होगा तभी, मतलब। तो बताओ अब ये तो जारी करता हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जब वो पूछ सकता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो इतना तो ये भी तो पूछ सकता है फिर तो, ठीक है। और लास्ट के मैं एक और ट्रिक बताऊंगा, लास्ट के 2-3 महीना जो बचे हैं, जो लास्ट के 2-3 महीने करंट अफेयर, उसमें डेट तक याद करना शुरू कर दीजिएगा, डेट ऑफ मंथ, समझ रहे हो, क्योंकि वो फिर वो पूछेगा वही तरीके। देखो अब लड़के सोच रहे कि मृत्यु महासीरीज पढ़ी जाए क्या, मृत्यु महासीरीज नहीं पढ़ना है, लेकिन लास्ट के 2-3 महीने में जो जो हुआ है उसका कम से कम एक बार क्या देख लेना है, डेट भी देख लेनी है। डेट का मतलब वो सीक्वेंस ना सेट करने वाला, जो सीक्वेंस सेट करेगा करंट अफेयर तो लास्ट के महीनों की करेगा, किसी करेगा, जो मृत्यु वाले भी हुए वो ज्यादातर बहुत पिछला नहीं है, पुराना 1 साल का, कुछ ही महीनों, 3-4-5 महीनों के बीच का है वो सब, ठीक है। आइए देखते हैं, सतत विकास रिपोर्ट देख लेगा। सतत विकास हेतु एजेंडा 230 अंगीकृत किया गया था 2015 में, कब किया गया, 2015 में। सतत विकास लक्ष्य कितने हैं, 17 हैं। कितने उपलक्ष्य हैं, 169 है। 2030 तक किया जाना है, इनको पूरा किया जाना कब तक है, फिर उपलक्ष्यों के प्रारूप में प्रतिवर्ष अवलोकन होता है। अब देखो कौन जारी करेगा, यूएनएसडीएसएन जारी करता है, कौन जारी कर रहा है। अब आइए 8वां संस्करण है, इम्प्लीमेंट द एसडीजी स्टिमुलस, इसका विषय था, शीर्षक था। अब आइए देखिए 0 से 100 तक के स्कोर के बीच की कहानी है, तो इसमें FSD फिसिडी याद रखोगे, फिसिडी याद रखना क्या, सतत विकास सूचकांक के टॉप 3 कंट्रीज हैं, फिसिडी, FSD याद रहेगा। फिर आइए अगला, सूचकांक में जो है कितने देश रखे गए हैं इसमें, 166। तो सबसे अंतिम देश किसको रखा गया, दक्षिण सूडान, अंतिम स्थान किसको मिला, भारत कौन सा, 112वां।
क्लियर। अब आ जाइए अगला। हाँ बढ़िया के सतत विकास सूचकांक में क्या करोगे? फटाफट। सतत विकास की पहली बार परिभाषा कब आ रही थी? याद कीजिए, पहली बार इसको कब परिभाषित किया गया था? 1987 में। ठीक है, ब्रटलैंड कमीशन। या ब्रटलैंड रिपोर्ट, ब्रटलैंड आयोग की रिपोर्ट। और उसमें कौन सा, रिपोर्ट में कौन सा? अवर कॉमन फ्यूचर। कौन सा था शीर्षक? अवर कॉमन फ्यूचर। अवर कॉमन फ्यूचर में इसको सबसे पहले परिभाषित किया गया था। फिर आ जाइए, जो 1992 में इस पर बात चली, एजेंडा 21 है। सतत विकास संबंधित क्या है? एजेंडा 21। मतलब सतत विकास से एक जो कह सकते हो समर्थन इस पे किया गया। सतत विकास से क्या किया गया? समर्थन किया गया। एजेंडा 21 आया। किस कौन आया? एजेंडा 21। एजेंडा 21 में किससे जुड़ा हुआ था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ था। लेकिन जो है उसके बाद की स्थिति क्या होती है? आगे चल के जो है 2002 में ये क्या बना था? जोहान्सबर्ग सम्मेलन। किसमें? जोहान्सबर्ग सम्मेलन में क्या हो रहा है? सतत विकास जो क्या बना? एसडीजी, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मुख्य विषय था। क्या बना? मुख्य विषय में। और हुआ क्या? 2015 में कॉप 21 कहाँ हुआ था? पेरिस में। कहाँ हुआ? पेरिस में। कहाँ हुआ? पेरिस में। सतत विकास के लिए 17 एसडीजी गोल निर्धारित किए। कितने गोल? एसडीजी 17। जो 17 गोलों को कब तक टारगेट पूरा करने का लक्ष्य रखा गया? एजेंडा 2030। तो हम पेरिस समझौते कहते थे। पेरिस सम्मेलन में क्या हुआ? 2030 तक 17 एसडीजी गोल क्या किए जाएंगे? पूरे किए जाएंगे। क्लियर। फिर बात आ रही है एसडीजी की, जो था 30 तक। तो इसी को पूरा करने के संदर्भ में क्या कहता है कि क्या तरक्की चल रही है देशों की, तो उसी का अवलोकन हर साल किया जाता है। इसीलिए क्या निकाला जा रहा है? सतत विकास सूचकांक। सतत विकास सूचकांक 17 जो लक्ष्य मुझे एक बार बता दीजिए। एसडीजी 7 है ना, 17 है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। फिर इधर 11 12 13 14 15 16 17। बता दीजिए मुझे एसडीजी को। बता दीजिए। गरीबी कम करना। हाँ वेरी गुड। भुखमरी। अब गरीबी कम होगी तो कम है। रिड्यूस पॉवर्टी, नो पॉवर्टी तो नो हंग्री। कोई भूखा नहीं रहेगा। नो हंगर। हाँ। स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। जब भुखमरी नहीं, स्वास्थ्य अच्छा होगा, फिर क्या अच्छी हो जाएगी? शिक्षा अच्छी हो जाएगी। शिक्षा अच्छी है तो फिर क्या हो जाएगा? जब शिक्षा मिलेगी तो क्या लैंगिक जो समानता आएगी कि नहीं आएगी? लैंगिक समानता यदि आएगी तो क्या होगा बताइए? क्लास में आप स्वच्छता, मतलब शॉर्ट ट्रिक है। आप शिक्षा के लेके क्या है? क्लास में क्या होनी चाहिए? स्वच्छता होनी चाहिए और स्वच्छ पेय जल होना चाहिए। स्वच्छता व स्वच्छ जल। स्वच्छ पेयजल। स्वच्छता और स्वच्छ पेयजल होना चाहिए। फिर ये 7वां, जब इससे पेयजल और स्वच्छता से क्या आपको मिल रही? ऊर्जा मिल रही। क्या मिल रही? ऊर्जा से आपका क्या होगा? विकास होगा। आर्थिक वृद्धि, आर्थिक समृद्धि। ठीक है, आर्थिक वृद्धि वगैरह होगी। फिर क्या होगा? नवाचार होगा। और क्या जो है बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। क्या बनेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। नवाचार है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। और क्या लगेंगे? उद्योग लगेंगे। क्या लगेंगे? उद्योग। इससे क्या होगा? असमानता में क्या आएगी? असमानता में कमी। और असमानता में कमी आएगी तो आपका शहर कैसा हो गया? सतत शहर बना। किसका निर्माण होगा? सतत शहर। और सतत शहर यदि बन गया बच्चों तो क्या होगा? आपको किसके लिए जिम्मेदारी रखनी पड़ेगी? खपत और उपभोग। किसके लिए? उत्पादन एवं उपभोग के लिए क्या जिम्मेदार है आप? उत्पादन एवं उपभोग के लिए, उत्पादन और उपभोग के लिए क्या है? जिम्मेदार है। फिर जब अब ये सब हो चुका है तो अब क्या होगा? जलवायु कार्यवाही।
जलवायु कार्यवाही में देखा गया किसके अंदर जो आपका जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जल के अंदर, जल के अंदर जीव, और फिर जल के बाहर, जमीन पर मतलब किस पर, जमीन पर जीव, या जमीन पर जो है क्या जलवायु परिवर्तन है, जमीन पर जीव रह सकते हो, जमीन पर जीवन, ठीक है। और फिर क्या है आपका, ये सब क्या हो सकता है, जो है न्याय, शांति व न्याय संगत क्या होनी चाहिए, संस्थाएं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, संस्थाएं। ये 16 हो गया। 17वां पे क्या हो गया, वैश्विक, वैश्विक भागी, क्लियर है कि नहीं बताइए, हो गया 17 कि नहीं 17। तो आपका ये भी रिवाइज हो गया पूरा टॉपिक, ये एक दिन का होता है, बढ़िया के याद रखने का तरीका देखो, जितनी बार लिखोगे कुछ लिखिए, सतत शहर उत्पादन और उपभोग के लिए क्या है, जिम्मेदार है, ठीक है। फिर आइए जलवायु कार्यवाही हो रही है, जल के अंदर जीवन, जमीन पर जीवन, और दोनों के जीवन के बाद ये सब कब संभव हो पाएगा, शांति न्याय संगत क्या हो, संस्था स्थापित हो। फिर क्या है, ये सब कब संभव, पूरी तरीके से जब वैश्विक भागीदार रहेगी, क्लियर, बढ़िया के। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ये मेंस में भी आता है, पिछले 2022 के पीसीएस मेंस में आया था, ये सतत विकास को समझाइए। सतत विकास को समझाना पड़ेगा, सतत विकास के बारे में बताओगे कि जो है ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी के लिए ही आवश्यकताओं की पूर्ति ना करता हो, भावी पीढ़ी को भी, मतलब वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए इस बात को भी ध्यान रखना है कि भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो सके, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों का जो है अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है, कौन है, सतत विकास। ये सब कहानी तो सब बता दोगे, ये कहाँ पे क्या है, लेकिन अंत में कहानी के बाद निकलना किस पे पड़ेगा, ये सबसे कठिन है, नहीं समझे, उसमें तुम 13वां भूले जा रहे हो, 12वां भूले, 11 ही भूल गए हो, और ये थोड़ी कामा लगा के लिखोगे, ये पूरा इसे कैसे लिखा पड़ेगा आपको, नंबर डाल के लिखना पड़ेगा। वही तो जानता है एग्जामिनर की दिक्कत तो यहाँ पे है ना, दिक्कत वहां पे नहीं सतत विकास समझाने में। जब तुम तैयारी कर रहे हो तो समझाओ कि सतत विकास ये है वो है, आप मौलिक कर्तव्य हम कहते हैं इसमें लिखिए। पहले हो गया किसी में फंसे हुए भी तुम लोगों को, पहले हो गया कि नहीं, पहले तो दिक्कत है किसी को, बताइए, क्लियर। ये बहुत बार लिखा है, क्यों बहुत बार लिखा है कि दिमाग में हमारे बैठ जाए अपने आप, जिस दिन तुम हम यहीं तक लिखे तुम अपने आप बिना देखे इसको लिखते चले जाओ, वो तैयारी है, ये तैयारी नहीं है छाप के लिखना पड़ रहा है, ठीक है। आइए देखो, जैसे मान ली मैंने मौलिक कर्तव्य देख दिया पॉलिटी में कि इंडियन पॉलिटी में कि संविधान निर्माताओं ने संविधान में मूल अधिकार को जगह दी, राज्यों के कर्तव्यों को डीपीएसपी के माध्यम से किए जाने का उपबंध किया गया, निभाने की बात की गई, जबकि नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जगह नहीं दी गई। तो नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को संविधान में आवश्यकता अनुरूप बाद में जोड़ा गया, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्यों की विवेचना कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आ गया, मैं पूरी कहानी थी, बाद में क्या मौलिक कर्तव्य विवेचना। तो मौलिक कर्तव्य करने जितना भी आप समझाना समझा लो कि मौलिक कर्तव्य जो है नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य के लिए बिना मौलिक अधिकार का कोई जो है प्रभाव नहीं रहता। दुनिया भर की बातें समझाओ कि देश से यूएसएसआर से लिया गया था, बता दीजिए ये भी कि जो है आपातकालीन के समय की, आपातकाल जब भारत में लगा तो उस समय इसकी आवश्यकता समझी गई। तो कांग्रेस सरकार थी उस समय, तो जो है किसकी अध्यक्षता में, सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इनकी सिफारिश के आधार पर 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको जो है भाग 4A और आर्टिकल 51A में जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह के अनुसार 8 मूल उन्होंने जो उनकी समिति ने 8 ही मौलिक कर्तव्य दिए थे, जबकि मूल समिति जब पहली बार जोड़ा गया तो कितने मौलिक कर्तव्य थे, 10। तो ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आ जाएगा कहीं प्रीलिम्स में ही। सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश के अनुसार कितने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, वहां बढ़ के 10 लगाएंगे, क्योंकि उनको दिमाग में यही होगा कि 42वां संविधान संशोधन, लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने दिए थे मौलिक कर्तव्य, 8 ही दिए थे, ठीक है। और जोड़े कितने के, 10। फिर ये भी बता दोगे कि 86वां संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। ये सब बताने के उपरांत ही आपका क्या बन पाएगा। अब ये सब बता के तब लिखोगे मौलिक कर्तव्य जो दिए गए वर्णित मौलिक कर्तव्य वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य वर्णित कुछ इस प्रकार हैं, ठीक है। अब कुछ इस प्रकार है, उसमें क्या करना पड़ेगा, कॉमा लगा के नहीं, समझ लो, एक से लगा कर कितने तक, यही तो कला देखनी थी उसको। माने उसने किसी ने उधर कुछ बढ़िया लिखा तो एग्जामिनर ने कॉपी में नंबर दिया, जहां देखा लास्ट में उसने गड़बड़ कर तो पूरा काट दिया इधर साइड का, उतने नंबर पा के रह गया। उधर आपको नॉर्मल दिया
और इधर जब देखा 11 के 11 7 में पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण और संवर्धन आ रहा, तो 7 पर लिखा है। आ रहा है 5 पे कि देश में जो है समरसता और भाईचारे की भावना का विकास करना, जो प्रदेश, वर्ग, भाषा, धर्म पर आधारित भेदभाव से परे हो, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध ऐसी प्रथाओं का त्याग करना, ये सब आपने लिख दिया। 5वें नंबर पे लिखा है, तो आपको चेक कर लेगा ना, आपको पता है कि पढ़ाने का प्रयास किया तो तुरंत जान जाएगा। तुमसे ज्यादा पढ़ा वैसे भी प्रोफेसर, पढ़ते पढ़ते मुझे लगेगा ठीक है, तो तुम ना पढ़ाओगे उसको, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें होती है। आइए बढ़िया। तो अब इसमें कैसे विकास, मेरा कहने का मतलब इतना है कि जो चीज क्रोनोलॉजी वाली हुआ करे, खाली बैठा कर उनको एक बार लिख रहा था, चीजें तैयार रखो। ये अष्टांगिक मार्ग है, बौद्ध धर्म में क्या है, अष्टांगिक मार्ग, तो तुमको अष्टांगिक मार्ग वैसे याद होना चाहिए। ये 5वें की जगह 6वां, 8वें की जगह 7वां रख दोगे, और फिर लोगे एग्जामिनर जान नहीं पाएगा, हम तो बना के लिख दिए हैं, सब जान जाएगा। वो तुम्हारा वो टीचर थोड़ी है जो तुम सोच रहे हो कि वो उसके बाद भार है वो सब जानने में, उसकी एक निगाह पड़ेगी तुम्हारा सब कुछ जान जाएगा। क्लियर। अब आइए क्वेश्चन कहाँ पे लोग, एसडीजी में क्या था, एसडीजी जारी करता कौन सा, एसडीजी इंडेक्स है। एसडीजी इंडेक्स कौन जारी कर रहा है, कौन जारी कर रहा है, UNSDSN। फटाफट देखिएगा, टाइम कम है। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जारी करता है। कितने देश हैं, कितने देश थे इसमें, इसमें 168 तो पहले वाले में थे, 169 तो बच्चे ये हैं उपलक्ष्य। उपलक्ष्य कितने हैं, अच्छा देश कितने थे, देश दिया ही नहीं है क्या, 66 दिए हैं। चलो उसमें भी एक्सपायर था, इसमें भी एक्सपायर, ठीक, चलिए वेरी गुड। हाँ अब बता दीजिए, एक आपको शॉर्टकट मैंने क्या दिया था, अब जहाँ पे शांति लिखा है वहां पे क्या डाल दीजिएगा, IDI। और जहाँ पर भी एक और आया था जिसमें मैंने क्या था, सदन, किसमें डलवाया था, ऊर्जा वाले में, इसमें जो है इसमें क्या लिख दिया, फिसिलिटी लिख देगा, क्या लिख देगा, फिसिलिटी, याद रखोगे। फिसिलिटी का मतलब फर्स्ट पे कौन है, फिनलैंड है, सेकंड पे कौन, स्वीडन है, और थर्ड पे कौन, डेनमार्क। ये सब लास्ट में अपना मूल मंत्र रखो, पेज ऐसा रखो जिसमें बस वो पेज तुम ब्रह्मास्त्र से एग्जाम जाने से पहले वो पेज के दर्शन करके चले जाओ। कुछ ऐसे पेजों को रखो जो दर्शन करना अत्यंत उनके क्या है, आवश्यक है एग्जाम हॉल से जाने से पहले। और वो लड़के जिसमें फंस रहा हो, तुमने बढ़िया नोट्स बना के रख लिया है, वहाँ पे खटाक से देख लिए, नवाचार, वैश्विक प्रतिस्पर्धा, बवाल जितना है देख लिया, SDSN वाला देख लिया कि सस्टेनेबल गोल 17 कैसे हैं लिखे, देख लिया आपने, अष्टांगिक मार्ग देख लिया आपने, जो है मौलिक कर्तव्य भले आपको आता देख लिया। कभी छत्तीसगढ़ PCS में पूछा गया 5वां मौलिक कर्तव्य, 7वां, 8वां, 9वां ऐसे पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। अभी बहुत मौलिक कर्तव्य लगे पढ़ चुके हैं, मतलब जो चीज़ फंसने वाली उनको एक जगह अलग रखो, ठीक है। और जो मैं बना पाऊंगा पॉलिटी का वो कथन कांड वाले क्वेश्चन जो बना पाया पूरी तरीके से, तो मैं आपको भेज दूंगा आपको, ठीक है। उसमें केवल क्या भरे होंगे, कथन कांड और 1 2 3 4 वाले। ये बवाल सिंपल कोई क्वेश्चन की उसमें उम्मीद न रखना। ये 150 क्वेश्चन होंगे तो 150 में 50 करने क्या हो जाएंगे, लेकिन फायदा करेंगे, उनको आंसर याद कर लेना बाद में, फाइनली व्याख्या तो वही जाती है बार बार उनकी आयोग की। आइए अगला क्वेश्चन यहाँ पे। अब देखिए एजुकेशन में सिंपल हो गया, इंडिया की रैंक कितनी थी, 112, बस बात खत्म है, क्लियर। हाँ अंतिम स्थान में इसमें कौन था, दक्षिण सूडान था, कौन था, दक्षिण सूडान। चलिए आगे अगला, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग देख लिया क्या है, इन्होंने जून में जारी की थी। तो इन्होंने मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी को क्या दिया दर्जा, पहला दिया है, मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी को विश्व की टॉप यूनिवर्सिटी माना है, ठीक है। अब भारत के जो 5 शीर्ष में कौन सबसे ऊपर रहा है, बम्बई, उसके बाद हालांकि किसको स्थान मिला है, दिल्ली है, ISC है, खड़गपुर है, कानपुर है, ठीक है। तो जो हो गया बम्बई हो गया, दिल्ली हो गया, खड़गपुर हो गया, और आपका ISC हो गया ना, IISC, और आपका कौन हो गया, अच्छा IISC से पहले खड़गपुर से, और फिर आपका कौन है, कानपुर। ठीक, कोई इतना मतलब नहीं। QS की जो रैंकिंग आई उसमें जान लीजिएगा, उसमें फर्स्ट रैंक किसको मिला है, मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी को मिला है, US की है। और भारत के कितने इसमें शामिल है, 65 संस्थान। फिर आइए टाइम्स हायर एजुकेशन ने एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग में किसको फर्स्ट पे दिया है, सिन्हा, किसको दिया है, सिन्हा। और जापान के सबसे ज्यादा क्या है, विश्वविद्यालय शामिल है। भारत कितने हैं, 75। भारत कितने स्थान पर 75 के साथ, तीसरे स्थान पर, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, भारत में इधर कौन मिल रहा है, IISC बंगलुरु को मिल रहा है 48वां, उच्च शिक्षा अनुसंधान अकेडमी मैसूर में JJ 68 है, सुरूनी जैव प्रौद्योगिकी प्रबंधन विज्ञान विश्वविद्यालय कौन 77 है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगा है, टाइम्स हायर एजुकेशन में फर्स्ट रैंकिंग इसको मिली बस, सिंहुआ विश्वविद्यालय कहाँ का, चीन का। और पैकिंग है सेकंड पे क्या, वो भी क्या चीन का है। और आपको एक और देखना है, भारत कितने विश्वविद्यालय इसमें शामिल है,
75 और उसमें कितने शामिल थे 45। ठीक है, चलिए इतना देखिए, बस ये इंपॉर्टेंट नहीं इतना है। आइए अगला इंपॉर्टेंट बहुत है, कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी में क्वेश्चन आ जाए जो कौन सबसे जो है महंगा शहर है, कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी मर्सर्स के सर्वेक्षण के अनुसार सबसे महंगा शहर कौन है, हांगकांग। देख रहा है कि नहीं हांगकांग। फिर जो है इस रिपोर्ट के अनुसार 10, फिर हांगकांग और सिंगापुर है 10 महंगे, जो 10 टॉप महंगे शहरों में से 2 सीट्स पे कौन है, हांगकांग और सिंगापुर। सबसे सस्ता शहर कौन है, कराची और इस्लामाबाद है। कौन है, कराची और इस्लामाबाद। फिर आ जाइए अपने वहाँ के शहर कौन है, मुंबई है, नई दिल्ली है, चेन्नई है, बंगलुरु है, हैदराबाद है, कोलकाता है, पुणे है। बम्बई हो गया, नई दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, बंगलुरु हो गया, हैदराबाद हो गया, और कौन हो गया, पुणे, कोलकाता, पुणे। ठीक है, आइए वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग आ जाए उसमें सबसे महंगा शहर कौन है, सिंगापुर और ज्यूरिख है। जबकि सबसे सस्ता शहर कौन है, दमिश्क। बढ़िया के चलिए दिमाग में रहेगा बस। जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग में कौन है, कॉस्ट ऑफ लिविंग, फटाफट बताइए, जल्दी खत्म करना है इसको। कॉस्ट ऑफ लिविंग में कौन सबसे महंगा शहर, हांगकांग व सिंगापुर है। ठीक है, और सस्ता शहर कौन है, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद क्या है सबसे सस्ता, इससे भी नीचे एक कम, इससे कौन है, कराची। फिर देखिएगा जो भारत के कौन शहर इसमें शामिल है सबसे शहरों में, मुंबई है, दिल्ली है, दिल्ली हो गई, चेन्नई हो गया, बंगलुरु हो गया, हैदराबाद हो गया, कोलकाता हो गया, और कौन हो गया, ठीक है। तो भारत के जो शहर है इसमें सबसे सस्ता इनमें शहर के हिसाब से देखा जाए कौन है, पुणे। ठीक है, फिर आइए अगला देखिए। अच्छा दूसरा वर्ल्ड वाइड लिविंग कॉस्ट लिविंग है, वर्ल्ड वाइड वाला उसमें सबसे महंगा शहर कौन है, सिंगापुर, और दूसरा कौन है, ज्यूरिख। ये भी याद रखिएगा, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग बच्चे वहाँ पे। आइए विश्व में रहने के लिए 10 सबसे सस्ते शहरों में से 2 भारतीय शहर कौन कौन से हैं, याद रखिएगा, चेन्नई है और कौन है, अहमदाबाद। याद रखिएगा विश्व में सबसे जो 10 सबसे सस्ते शहरों में रहने वाले शहरों में से कौन शामिल है भारत के, चेन्नई और अहमदाबाद। चेन्नई और अहमदाबाद। आइए ग्लोबल लिविबिलिटी सूचकांक कौन सा अगला देखिएगा, ग्लोबल लिविबिलिटी सूचकांक में देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ इसमें जो है देखा जाए शीर्ष स्थान पे कौन है, वियना है। कौन है, वियना है। फिर कौन, कोपेनहेगन। फिर कौन है, मेलबर्न है। भारत जो अंतिम स्थान में कौन है, दमिश्क है। और जो है आपका भारत का स्थान कौन सा है, भारत का शहर पूछ रहे हैं, भारत का शहर कौन सा इसमें, नई दिल्ली कितने पे है, और कौन है 148 पे कौन है, मंगलुरु। ठीक, मुंबई पे 148 है। फिर कौन है, चेन्नई, अहमदाबाद। ठीक, और जो है ये चेन्नई अहमदाबाद। ठीक है, तो याद रखिएगा। हाँ आगे बताइए, हेलो अभी बताइए। हाँ अभी मैं क्लास में अभी आपसे बात करना चाहिए। ठीक है, हाँ देखिए क्या है आपका मामला, ग्लोबल लिविबिलिटी सूचकांक। बस इसमें आप कुछ नहीं, क्वेश्चन आ जाए ग्लोबल लिविबिलिटी सूचकांक में फर्स्ट स्थान किसको मिला, वियना को मिला। बिल्कुल बात क्या है, सही है। और इस लिविबिलिटी सूचकांक में दिल्ली, मुंबई जैसे शहर भी भारत के शामिल है क्या, बिल्कुल शामिल है रैंक में। कौन है, देखो दिल्ली को कितना मिला 141, और मुंबई को कितना मिला 141। हाँ 144 किसको, चेन्नई को 47, और 48 कौन, अहमदाबाद, बंगलुरु। कम से कम देख लो लिस्ट। ठीक है, आपको सामने पढ़नी चाहिए लिस्ट। क्लियर, फिर आ जाइए अब बहुत इंपॉर्टेंट वैश्विक, हाँ वैश्विक लैंगिक अंतराल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कौन जारी करता है, विश्व आर्थिक मंच। पहली बात, आइए किस आधार पर जारी किया जाता है, आर्थिक भागीदारी और अवसर। फिर क्या उन्होंने लिखा है, शिक्षा की प्राप्ति। फिर क्या लिखा है उन्होंने, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता। और फिर क्या लिखा है, राजनीतिक सशक्तिकरण। तो लैंगिक अंतराल जो रिपोर्ट जारी होती है किन आधार पे है, एक तो आर्थिक भागीदारी है, शिक्षा की बात हो रही है, और स्वास्थ्य उत्तरजीविता की बात है, और कौन है, राजनीतिक सशक्तिकरण। इन्हीं आधार पर कह सकते हो लैंगिकता में लैंगिक अंतराल क्या है। ठीक है, ये सब पॉइंट्स मेंस में भी काम आएंगे आपको। ठीक है, जो मेंस कभी ऐसे वगैरह या महिलाओं को लिखना पड़ेगा तो बताओगे जो है लैंगिक अंतराल किन आधार पर हो सकता है, तो आर्थिक भागीदारी के आधार पे, शिक्षा की प्राप्ति के आधार पे, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता के आधार पे, और कौन बहुत इंपॉर्टेंट है, राजनीतिक सशक्तिकरण। तो राजनीतिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में कौन आया था 106वां संविधान संशोधन, नारी शक्ति बंधन अधिनियम। ठीक है, ऐसे घुमा के बात करोगे कहीं आ गया ऐसे लिखने को, महिला पे आता ही अक्सर में इसमें से। ठीक है, तो आप घुमा के लिखोगे इस तरीकों को डाल सकते हो, जेंडर गैप की बात। ठीक है,
चलिए अगला देखिए, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक क्या है? फर्स्ट पे कौन है? आइसलैंड है, नॉर्वे, फिनलैंड। इसका भी याद कर लो, इनफ याद रहेगा। महिलाओं के मैटर में क्या है? लैंगिक अंतराल में क्या कहा जा रहा है? इनफ, मतलब अंतराल अब नहीं होना चाहिए, इसके लिए क्या? इनफ याद रहेगा। महिलाओं में क्या है लैंगिक अंतराल के लिए? इनफ। इनफ का मतलब आइसलैंड, नॉर्वे और कौन? फिनलैंड। तो इनफ किसके साथ लगा हुआ है? महिला सूचकांक के साथ, मतलब लैंगिक अंतराल सूचकांक के साथ। आईडीआई किसके साथ लगा हुआ था? शांति के साथ, ठीक है। और आपका सदन किसके साथ लगा हुआ था? ऊर्जा के साथ। और सिद्धि किसके साथ लगा हुआ था? सतत विकास सूचकांक के साथ। तो चार्ट ट्रिक बनाते चलिएगा, इसमें दिमाग में फिट बैठा रहे। क्लियर? आते हम लोग का कौन सा आपका हो गया? इनफ। आइए अगला, तो इनफ में याद रखिए आइसलैंड, नॉर्वे और फिनलैंड। देखो भारत के कौन सा रैंक है? बहुत इंपॉर्टेंट, 127वां होगा देखो भारत का रैंक, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे खराब स्थिति किसकी है? अफगानिस्तान। कहाँ के? अफगानिस्तान, चाड, अल्जीरिया। दिमाग में रहेगा। देखो लैंगिक, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, इसमें देखिएगा जो है, जैसे भारत की तुलना करानी हो यहाँ पर, तो कहोगे भारत को सुधार की आवश्यकता है, लैंगिक अंतराल और अभी सुधार की आवश्यकता है। फिर लिखो पहले थोड़ा सा, उसमें लिखो ये बात, सुधार की आवश्यकता क्या है? तुलना कर दो क्या है लैंगिक अंतराल सूचकांक में, जो कौन से देश हैं? इनफ, आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड जैसे शीर्ष देशों में भारत को भी क्या होना चाहिए? हिस्सा मिलना चाहिए। हालांकि भारत ने, फिर लिखो को तारीफ में भी लिखो, हालांकि भारत ने महिला शक्ति राजनीति में महिलाओं के शक्तिकरण हेतु जो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2000 जो है आपका कौन सा 106वां संविधान संशोधन नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के प्रतिनिधि के तौर पर 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की है। मतलब समझ रहे हो कि नहीं? पहले एक बार थोड़ा सा आलोचना करो, उसमें आलोचना क्या मतलब सुधार की वास्तव में आवश्यकता और है, भले कितना भी सुधार हो जाए, सुधार हमेशा ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला ये जो महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दे दिया जाए तो महिलाएं कहेंगी अभी और सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, फिर कहेंगे अभी सुधार है, तो ये तो कहेंगे ये तो हमारा हक था कि हम 50% की आबादी के आसपास हैं, लेकिन अब हमारा जो है और सुधार होना चाहिए। फिर एक नया रेशियो निकालेंगे, जो है पुरुष का जो है दिमाग 1400 ग्राम का होता है और मेरा दिमाग 1200 ग्राम का है, तो उस आधार पर कुछ छूट होनी चाहिए। फिर दिखाएंगे हीमोग्लोबिन जो उनके में जो है 14 के आसपास होगी, ठीक है, हमारे 12 के आसपास हो, 2 भी कम है, तो इसके आधार पर भी कुछ क्या होनी चाहिए। चलिए फिर वेतन में बढ़ाने की बात करेंगे। ये जो वेतन जो है हम लोगों को क्या दिया जाए, ज्यादा दिया जाए, ठीक है, क्योंकि हम लोग घर में भी काम करना पड़ जाता है। मतलब घुमा के जो किसी में सुधार की कभी आवश्यकता खत्म ही नहीं हो पाती। सुधार की एक लिमिट होती है। जब इंसान को देखो आप 2 रोटी खाने दोगे, फिर उसका मन होगा 2 रोटी नहीं, 2 रोटी देसी घी के साथ मिलनी चाहिए। ठीक है, हाँ, पहले 2 रोटी तरस रहे होंगे कि गेहूं की 2 रोटी मिल जाए। ठीक है, कहाँ पहुंचे हम लोग? IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग है। फटाफट देखिएगा, इसमें बस देख लेगा कौन जारी कर रहा है, IMD इसको भी जारी कर रहा है। अभी आपका एक IMD जारी कर रहा था कौन? प्रतिभा। प्रतिभा में भारत का स्थान कौन था? 56वां था। फर्स्ट पे कौन था? स्विट्जरलैंड था, बोलिए नहीं। और इसमें कौन प्रतिस्पर्धा में देखिए IMD जारी कर रहा है, कौन फर्स्ट पे है? स्विट्जरलैंड। वहां भी स्विट्जरलैंड। इंडिया इसमें किस पे नंबर पे? देखो 40वें पे है इंडिया। देखो दिखा 40 की नहीं, ध्यान दीजिएगा, याद रहेगा। ठीक है, ठीक, तो डिश याद रहेगा, डिश याद रख पा रख लेना। डिश खाने वाली होती है वो, लेकिन स्पेलिंग अलग होती है। तो डिश याद रहेगा, डेनमार्क, आइसलैंड और जो है स्विट्जरलैंड। ये किसके लिए है? प्रतिस्पर्धा। कंफ्यूज ना होएगा। अभी आया था प्रतिभा, उसको भी जारी कर रहा कौन? वैश्विक प्रतिभा सूचकांक IMD। और प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक ये भी कौन जारी कर रहा है? IMD। वहां भी स्विट्जरलैंड फर्स्ट था, इंडिया किस नंबर पे था? 56वें पे। और वहां पे स्विट्जरलैंड फर्स्ट, यहाँ पे कौन फर्स्ट पे है? डेनमार्क। देखो स्विट्जरलैंड ही होगा, डेनमार्क दे रहा है, डेनमार्क फर्स्ट पे दे रहा है। हाँ, डेनमार्क फर्स्ट पे दे रहा है, और आयरलैंड, फिर कौन? स्वीडन का। डेनमार्क क्या रखेगा फिलहाल, और इंडिया का रैंक जरूर रखेगा, कौन सा है? 40वां। ये कंफ्यूज ना होता है। ठीक है, फिर आइए, अब आइए सीरिया अरब लीग में पुनः सम्मिलित। सीरिया अरब लीग में पुनः सम्मिलित, ये भी देख लो। अरब लीग जिसे लीग ऑफ अरब, लास का फुल फॉर्म क्या रखेगा? लीग ऑफ, देखो लीग ऑफ अरब स्टेट्स, लीग ऑफ अरब स्टेट्स
भी कहा जाता है। मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका के सभी अरब देशों का क्या है, अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी क्या है, समग्र अरब संगठन है। याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चर्चा में रहा है अरब। ठीक है, तो अरब लीग के बारे में क्या है मैटर, पहले तो बताइएगा। अरब लीग, जिसे लीग ऑफ अरब स्टेट भी कहा जाता है, मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका के सभी अरब देशों का क्या है, अंतर सरकारी समग्र अरब संगठन है। तो केवल अरब मध्य पूर्व का ही नहीं है, ये किसका भी है, उत्तर अफ्रीका के भी देश इसमें शामिल है। कठिन बात ये है यहाँ पे। फिर आ जाइए, देख लीजिएगा ये किस संधि द्वारा, किस प्रोटोकॉल द्वारा अपनाया गया था। वर्ष 1944 में अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल को अपनाने के बाद 22 मार्च 1945 को काहिरा मिस्र में इसका क्या किया गया, गठन किया गया। ठीक है, वर्तमान में इसमें कितने देश हैं, 22 देश हैं। अफ्रीका के होंगे, अल्जीरिया है, लीबिया है, कोमोरॉस एक द्वीप है। कोमोरॉस कहाँ है, हिंद महासागर में स्थित क्या है, मेडागास्कर के पास द्वीप है। मैंने कहा था आप लोग जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला मैप लाया करिएगा, कल ले आना। अभी तुमको यहीं पे हम चिन्हित करवाते हैं इस देश, कहते गोला बनाओ इनके साथ। ठीक है, एक किताब हम भी तुम्हारी रख लेते, यहीं से दिखाते, जो कहीं नहीं करते तो हम इसको यहाँ करके दिखाए। ठीक है, तो अब देखिए उस पर गोला बनवाते थे, अल्जीरिया पे गोला बनवाते, बहरीन पे गोला बनाते, कोमोरॉस पे, जिबूती पे, मिस्र है, इराक है, जॉर्डन है, कुवैत है, लेबनान है, मोरक्को, ओमान, फिलिस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान, सीरिया, ट्यूनीशिया, संयुक्त अरब अमीरात और कौन है, यमन। ये सब है। ठीक है, अब आइए मेन इंपॉर्टेंट घटना क्या हुई इसमें। इस संगठन के 12 वर्ष के बाद किसको शामिल कर लेगा, सीरिया। किसको शामिल, यही तो क्वेश्चन आ सकता है। फिर 2011 में सीरिया को अरब से क्या किया गया था, निलंबित कर दिया गया था। फिर आ जाइए, सीरिया संकट के समाधान मदद करने के लिए एक समिति की स्थापना की गई है। जो इस समिति में कौन कौन है, मिस्र है, सऊदी अरब है, लेबनान है, जॉर्डन है, इराक है और कौन है, अरब लीग के महासचिव शामिल होंगे। ठीक, तो सीरिया संकट के समाधान की एक समिति बनाएगी। इसमें कौन कौन है, मिस्र है, सऊदी अरब है, फिर आपका जॉर्डन है, लेबनान है, इराक है और कौन है, अरब लीग के कौन है, महासचिव। ये लोग शामिल है किसका संकट दूर करने के लिए, सीरिया संकट। आइए फिर 32वां अरब लीग सम्मेलन हुआ कहाँ था 2023 में, जद्दा में हुआ था। कहाँ हुआ था, जद्दा, सऊदी अरब। सऊदी सम्मेलन के दौरान जद्दा घोषणा पत्र जारी किया गया। 2011 में अरब लीग से निलंबित होने के बाद 2023 में पहली बार सीरिया ने सम्मेलन में क्या लिया, भाग लिया। अब देखो ये इंटरनेशनल इशू हो सकता है आपका, इंपॉर्टेंट है अरब लीग। जैसे आपके अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं उसमें ये आ सकता है, पढ़ के गए, यूनेस्को वगैरह और यूएनओ वगैरह आ रहा है, क्या अरब लीग आ रहा है, वासेनर संधि अभी आएगा, वासेनर वाला भी क्वेश्चन आ जाता है। आइए क्या इसमें अरब लीग, फटाफट देखिएगा अरब लीग में क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहली बात है, इसको किस जो है प्रोटोकॉल द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल। कौन है, याद रखिएगा, अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल, याद रहेगा। फिर कब हुई थी, 1945 में हुई थी। कहाँ हुई थी, मिस्र के, राजधानी कौन है मिस्र की, काहिरा में। जो अफ्रीका में स्थापना हो रही है अरब लीग की, नाम है अरब, और सऊदी अरब में नहीं हो रही, कहाँ हो रही है, अफ्रीका में। तभी तो बच्चे फंसेंगे यहाँ पे जब आएगा कि अरब लीग की स्थापना मिस्र के काहिरा शहर में हुई थी 1945 में। तो ये पक्का गलत है कि अरब लीग है तो कहीं अरब वाला देश होगा, कतर होना चाहिए, सऊदी अरब होना चाहिए, संयुक्त अरब अमीरात होना चाहिए। ये कौन आ गया अफ्रीका का, ये मिस्र देश में काय होगी, लेकिन वहीं पर हो रही है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है, कितने देश वर्तमान में है, 22, और ये 22 देश किसके हैं, उत्तरी अफ्रीका के। उत्तरी अफ्रीका में यही सब आते हैं। जब आप उत्तरी अफ्रीका ऐसे नक्शा देखोगे तो इधर मोरक्को है, अल्जीरिया है, ट्यूनीशिया है, लीबिया है, कौन है, मिस्र है, सोमालिया है, यहाँ पे ऐसे जाएगा। फिर आपका इधर सोमालिया के शासक कौन है, आपका सूडान है। ठीक है, अब इधर चले जाओगे एशिया, इधर साइड में तो इजराइल को छोड़ दो, इजराइल के बगल वाला जॉर्डन है। फिर इधर पहले सऊदी अरब पे आते हैं, किसका जाए, सऊदी अरब में पहले आपका इजराइल वाला आ जाए, इजराइल हिस्सा देखो, ये इजराइल हिस्सा है, कौन है, ये इजराइल इसी में लगा है अरब में। ठीक, इधर आ जाइए, ये आप कौन, इजराइल अरब लीग में शामिल नहीं। इजराइल के इधर वाला कौन, जॉर्डन। इजराइल के ऊपर साइड में कौन है, सीरिया। इधर साइड में कौन है, लेबनान। इधर साइड में कौन है, सऊदी अरब। इधर साइड में कौन है, ओमान। ये कौन है, यमन। कौन है, यमन। ऊपर साइड में कौन है, इराक। ये सब कौन शामिल है, ये सब शामिल है। तो आपके अरब लीग में कौन देश शामिल है, ये सब पूरे जोड़ डालोगे तो 22 निकलेंगे। कहने का मतलब लोकेशन ध्यान रखिए, कौन से होने चाहिए, एक इधर वाले और एक मध्य पूर्व। कौन वाले, ये एरिया कैसा कहलाता है, मध्य पूर्व। क्लियर। अब आ जाइए दूसरी बात, जो कहा जाए इसकी बैठक इस बार कहाँ होगी, जद्दा। चर्चा में क्यों रहा, सीरिया को 12 वर्षों के बाद क्या कर लिया गया, इसमें शामिल किया गया। क्वेश्चन आएगा अरब लीग में अभी हाल ही में शामिल कौन, 12 वर्षों बाद शामिल देश,
वहाँ कुवैत लिखेगा, तुम कहाँ लगाओगे? गलत है लाइन। फिर कौन सा मिले? सीरिया। तो सीरिया को हटा देगा, हिंसक घटनाएं बहुत सारी थी इसीलिए हटाया गया। सीरिया संकट को दूर करने के लिए कहा गया एक समिति गठित की गई जिसमें मिस्र, जॉर्डन, सऊदी अरब, इराक और जो है लेबनान जैसे देश शामिल हैं। बिल्कुल बात क्या है? सही। आई फटाफट। ऑपरेशन करुणा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो ऑपरेशन आपके पूछे जा रहे हैं, अभी पूछा गया था ऑपरेशन अजय किस संबंध है? इजराइल से, तो ऑपरेशन करुणा पूछ सकता है, बस इसमें कुछ बिना टेंशन मान लीजिए। भारत की जो है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, उसके आधार पे आपको कौन सा देश दिखता है? भारत के दक्षिण, भारत के उत्तर पूर्व में कौन सा देश है? म्यांमार। तो म्यांमार में क्या आया है? मोचा चक्रवात आया। कौन चक्रवात आया है? मोचा चक्रवात आया। चक्रवात जब आया तो आपदा हुई, आपदा वहां पे स्थिति आपदा की, तो भारत ने मदद करने के लिए जो एक ऑपरेशन चलाया, उसको क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन करुणा। और उसमें कौन कौन शामिल है आईएनएस को जो मदद के लिए गए हैं? आईएनएस शिवालिक, शिवालिक के साथ साथ कौन है? सावित्री, ठीक है, और कुमारता। फिर आ जाइए, और जो एक जो दवाई वगैरह लेके कौन पहुंचा है? आईएनएस घड़ियाल भी पहुंचा है ठीक है, देखो लिखा है जो आईएनएस घड़ियाल चिकित्सा आपूर्ति के लिए सब लेके पहुंचा है, जलजनित बीमारी वगैरह, ठीक है। तो आप याद रखिएगा घड़ियाल कुछ अलग ही लेके पहुंचेगा। नाम देखो कितने अच्छे अच्छे थे, नाम घड़ियाल है, देखो चेहरे पे हंसी आ जाती है, कितना दम है इस नाम में। मगरमच्छ नाम लो, चेहरे पे हंसी नहीं आती है, ठीक है। ठीक, हाँ, कुत्ता नाम ले लो, हंसी आ जाएगी थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत आएगी, ज्यादा नहीं आएगी। चले, मतलब जानवर के नाम में किसी कुत्ता कहा जाता तो गलत उसको नहीं लगना चाहिए। क्या कुत्ता क्या जीव नहीं है क्या? वो धब्बा है क्या? नाम है, कुत्ता भी चलेगा। कुत्ता का मतलब क्या होता है? मतलब किसी कह दिया हाथी तो गुस्सा जाएगा, हाथी से क्या, कितना बढ़िया जानवर है, सीधा साधा, कितना जब गुस्सा आता है तभी पेड़ उखाड़ डालता है तो जब तक पेड़ गिरा नहीं देता हाथी मानता नहीं है। हाथी कितना जिद्दी टाइप का हाथी भी जन्म होता है, वैसे बहुत सीधा है, मार दे दो थप्पड़ को उसके तो पता नहीं चलेगा, मार खा लेगा कोई, सिर हिलाता रहेगा। लेकिन जो उसको दिमाग उसका खराब हुआ तो जब तक पेड़ लुढ़का नहीं देगा पूरा सालों का जो है उठा, तब तक हाथी हटेगा नहीं। और देखिए किसी को बाघ के तो खुश हो जाता है, आपको बाघ में खुश खाए हो जाते हो, हाथी में दुखी खाए जाते हो। हाथी तगड़ा रहता है इसीलिए खुद दुखी हो जाते हैं चलिए, कुत्ता तो वफादार होता है, और ऐसे कहो कि हम वफादार हैं, बहुत अच्छा लगता है कहने में। अगर कुत्ते जैसे वफादार तो बुरा लगता है। ये देखिए एक तरफ तुम कुत्ते की वफादारी में क्या करते हो? नॉर्मली बताया, मतलब समाज में जो प्रचलन है उसका बता रहा है। आइए, ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन कौन है? करुणा। बड़ा ऑपरेशन करुणा में कुछ नहीं, आपको ध्यान रखना है, किसका है? अभी आया था चक्रवात मोचा। कौन आया? चक्रवात मोचा। और चक्रवात मोचा ये आया कहाँ है? म्यांमार में आया। तो म्यांमार परेशान था, आपदा से ग्रस्त था, तो वहाँ पर भारत ने इसका सहयोग किया है। और भारत जब सहयोग करता है, कोई ना कोई तगड़ा ऑपरेशन का नाम देता है, तो उसका नाम रख दिया ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा है, करुणा। तो ऑपरेशन करुणा के तहत जो है बहुत सारी सामग्री इत्यादि भेजी गई। तो कौन आईएनएस से कौन गया था? शिवालिक है। शिवालिक की शिव जी की जो है वाइफ पार्वती जी थी, तो सावित्री थी। तो याद रखने के लिए आपको शिव के साथ क्या रखोगे? सावित्री, ठीक है। अब आइए फिर कौन है? आईएनएस कुमारता कौन है? कामोर्ता है, कामोर्ता। अब आइए दूसरी बात, एक जो है तो दवाई वगैरह लेके कौन पहुंच रहा? आईएनएस घड़ियाल। इतना जबरदस्त काम है, कोई मतलब जो है भूलेगा नहीं आईएनएस घड़ियाल। करुणा भी याद रहेगा आईएनएस घड़ियाल से, ठीक है। चलिए, ये आईएनएस घड़ियाल पहुंचे, करुणा रो रहा बेचारा वहां जाके, ठीक है। दवाई वही पहुंचता तब खुश हो जाता है। आइए, विश्व प्रेस सूचकांक बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या देखिएगा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर संस्था जारी करती है। कौन संस्था जारी कर रही है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, पूछी जाती है। मतलब रिपोर्टर्स हैं विदाउट बॉर्डर, ठीक है, बिना बॉर्डर के रिपोर्टर, ठीक है। ये कौन संस्था है, कहाँ की? फ्रांस की, बहुत इंपॉर्टेंट संस्था। ये कौन जारी करती है? विश्व प्रेस सूचकांक। इस विश्व प्रेस सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी मिली है? 161। और हमेशा की तरह नॉर्वे इस पे क्या रहता है? टॉप पे रहता है। हमेशा की तरह उत्तर कोरिया हमेशा क्या रहता है? सबसे लास्ट रहता है। क्या रहता है? उत्तर कोरिया सबसे लास्ट रहेगा। तानाशाह वहां सुनता प्रेस की नहीं, दौड़ दौड़ के प्रेस वाले हमारे पीटे जाते हैं, कोई दम नहीं कुछ बोल दे। तानाशाह टाइप का, जैसे कॉन्ग वाला क्या नाम है, कौन है, जिम, कोई बहुत दिन से चर्चा में आया नहीं है, किम जोंग, क्या नाम है?
ठीक है, उत्तर कोरिया में है, ठीक है। तो वो उत्तरी कोरिया क्या है, प्लस के मामले में सबसे लास्ट है। तो टॉप पर कौन है, नॉर्वे है। इंडिया भी अपना जो है 161वें स्थान पर जो है काबिज है, ठीक है। चलिए आइए अगला देखते हैं। वैश्विक दास्ता सूचकांक देख रहे बच्चों, फटाफट वो टारगेट हम लोग कंप्लीट कर लेना है, टाइम बहुत तेजी से हो रहा है। देखिए 50 हो चुका है। हाँ, वैश्विक दास्ता सूचकांक देखिए फटाफट। अब देखिए वैश्विक दास्ता सूचकांक में सब आ जाए कोई मतलब नहीं, ये चीज लिख लेगा, विश्व में अनुमानित 50 मिलियन लोग आधुनिक दास्ता की स्थिति में है, जबकि आधुनिक दास्ता की स्थिति में निर्वासित महिलाओं लड़कियों की संख्या क्या है, 54% है। जो देखा जाए वैश्विक दास्ता सूचकांक में सबसे ज्यादा जो है दास्ता, आधुनिक दास्ता में संख्या किसकी है, निर्वासित लड़कियों और महिलाओं की, ठीक है, 54%। आइए फिर देखते हैं 3 देश जिनमें आधुनिक दास्ता में निर्वासित लोगों की अनुमानित संख्या सर्वाधिक है। क्वेश्चन, निर्वासित दास्ता में निर्वासित लोगों की अनुमानित संख्या सर्वाधिक किसमें है, चीन है, भारत है, और कौन है, उत्तरी कोरिया, याद रखिएगा, ठीक है। निवासित जो है, निर्वासित नहीं निवासित है, जबकि आधुनिक दास्ता में सबसे ज्यादा निवासित जो है कौन उसमें आता है, महिलाएं और लड़कियां, ठीक है। निवासित दास्ता में सबसे ज्यादा कौन आता है, महिलाएं और लड़कियां। और देखा है सबसे निवासित दास्ता वाले लोग कहाँ रहते हैं, सबसे निवासित दास्ता कहाँ देखी जा रही है, चीन। पहले पे देखो क्या लिखा है, एक सेकंड सॉरी, भारत नहीं लिखा है, सेकंड पे कौन है, चीन है, और थर्ड पे कौन है, उत्तरी कोरिया। लेकिन जो रैंकिंग दिखाई गई है वो रैंकिंग प्रति 1000 के हिसाब से बनी है, उसके अकॉर्डिंग उत्तर कोरिया क्या है, फर्स्ट पे है। 1000 में कितने हैं वहाँ पे, 104 आधुनिक दास्ता के अनुमानित मामले, ठीक है, आधुनिक दास्ता के अनुमानित मामले कितने, 104 1000 से, ठीक। भारत कितने पे है, 6वें स्थान पे, क्लियर। तो दिमाग में रखेगा, जो क्वेश्चन आ जाए, जो दास्ता सूचकांक में सर्वाधिक आधुनिक दास्ता के मामले कहाँ देखे गए हैं, सर्वाधिक संख्या में भारत जो 11 मिलियन है, सेकंड पे कौन है, चीन है, थर्ड पे कौन है, उत्तर कोरिया। जो प्रति 1000 के हिसाब से देखा है सर्वाधिक संख्या में कौन है, या शीर्ष स्थान पे कौन है, उत्तर कोरिया, दोनों याद रखेगा, ठीक है। आइएगा, विश्व के 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डे कौन है, देखिए इनमें लिखा है व्यस्त हवाई अड्डे, फटाफट देखते आइए। कुल यात्री आवागमन के मामले में, कुल यात्री आवागमन के मामले में यूएस का अटलांटा GA हवाई अड्डा शीर्ष पर है। भारत का नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी हवाई अड्डा भी सूची में 9वें स्थान पर है। क्वेश्चन आ जाए, विश्व के 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डे में भारत का इंदिरा गांधी हवाई अड्डा शामिल है, बिल्कुल है, क्योंकि किस नंबर पे, 9वें नंबर पे, क्लियर। फिर आ जाइए, जो कुल जो है यात्री आवागमन के मामले में सबसे व्यस्त कौन है, अटलांटा GA, कहाँ का है, ठीक है। फिर आइए, अंतर्राष्ट्रीय यात्री आवागमन के मामले में, अंतर्राष्ट्रीय यात्री आवागमन के मामले, देखो वो था कुल यात्री आवागमन के मामले में, कुल यात्री का मतलब उसमें अमेरिका के भी आते होंगे और विदेशी, इसमें केवल अंतर्राष्ट्रीय यात्री की आवागमन के मामले में सबसे व्यस्त कौन है, दुबई का जो है, यूएई का दुबई एयरपोर्ट है, कौन है, दुबई। फिर कार्गो यातायात के मामले में कौन है, हांगकांग अड्डा है, और विमान आवागमन के मामले में कौन है, यूएस का अटलांटा जी, ठीक है। तो एक बार बता दीजिएगा, जो 10 सबसे व्यस्त जो हवाई अड्डा इससे बात की गई है, तो देखा जाए कुल यात्री आवागमन कौन है, कुल यात्री आवागमन सबसे ज्यादा कौन है, यूएई है। दूसरा मतलब कुल यात्री में तो यूएई हो गया, कार्गो वाले में कौन हो गया, हांगकांग हो गया, और अंतरराष्ट्रीय यात्री के मामले में सबसे व्यस्त कौन है, अंतरराष्ट्रीय यात्री, अंतरराष्ट्रीय यात्री आवागमन में कौन है, दुबई एयरपोर्ट, कौन है, दुबई एयरपोर्ट, बढ़ा गया। और जो है कहा जाए भारत का 10वें सबसे व्यस्त हवाई अड्डे में शामिल कौन सा है, इंदिरा गांधी नई दिल्ली, ठीक। हाँ, फिर आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट का टॉपिक आ गया है, वैश्विक विद्युत समीक्षा रिपोर्ट, बढ़िया। इसमें देखिए आपको सब नहीं पढ़ना है, ये डाटा कहीं लिखते भी चलो, क्योंकि जब मेन से निबंध लिखा करो तब वहाँ जल्दी ढूंढे नहीं मिलते हैं, तब निबंध में तो एक ऐसी कॉपी बना करो, डाटा बुक अपने लिख लो, डाटा बुक या डाटा कॉपी, उसको केवल खोलो डाटा के दृष्टि से। ये निबंध लिखना हो, कभी लिखना हो एनवायरनमेंट पे, तो तुरंत यहाँ की बता सकते हो। वैश्विक विद्युत समीक्षा रिपोर्ट 2023 के अनुसार कुल विद्युत ऊर्जा में 61% जीवाश्म ईंधन का उपयोग कितना रहा है, तो एक निगेटिव बात है कि नहीं, मतलब यदि 61% आप जीवाश्म ईंधन का यूज करोगे तो ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगी, खासकर कौन बढ़ेगा, CO2 का उत्सर्जन ज्यादा होगा। तो इसीलिए फिर पूछ सकता है CO2 के उत्सर्जन के मामले में कौन शीर्ष देश है, चीन है, यूएस है, तीसरे पे कौन है, भारत, कौन है, भारत।
तो भारत विषय भी आ गया, तो इसमें इसीलिए डाटा रखो। फिर जो कहा जाए, एक और बात इंपॉर्टेंट, विद्युत ऊर्जा की मांग वाले 3 सबसे बड़े देश कौन है? आपको मांग है कि नहीं विद्युत ऊर्जा की, बताइए। तो विश्व में सबसे ज्यादा पहले कौन? चीन है, फिर है कौन? यूएसए, फिर तीसरे नंबर पे कौन आता है? भारत को भी लाइट बहुत चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बहुत चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखो आगे क्या क्या मैटर है जल्दी से। इसमें आपको क्या है, वैद्युत ऊर्जा समीक्षा रिपोर्ट क्या है लिखा है? वैश्विक विद्युत समीक्षा रिपोर्ट 2023। इसके अनुसार क्या देखा गया है, जो विद्युत ऊर्जा है, वैद्युत ऊर्जा में कितना परसेंट? 61% क्या है? जीवाश्म ईंधन है। और देखा जाए जीवाश्म ईंधन में भी सबसे ज्यादा कौन है यूज किया जा रहा है? कोयला यूज किया जा रहा है। क्या यूज किया जा रहा है? कोयला। जो स्वच्छ ऊर्जा के रूप में देखें, स्वच्छ ऊर्जा में तो कौन आपका मिलेगा? जल विद्युत ऊर्जा मिलेगा। कौन मिलेगा? जल विद्युत मिलेगा। जल विद्युत कितने परसेंट है? 22%। कितने परसेंट है? 22%। स्वच्छ ऊर्जा के मामले में कौन है? जल विद्युत है। जल विद्युत कितना यूज किया जा रहा है? 22%। प्लस कहा जाए CO2 उत्सर्जन वाले देश, सर्वाधिक नंबर सी फॉर चाइना होता है, तो चाइना सबसे पहले आ जाएगा। फिर कौन हो जाएगा? अमेरिका। तब तीसरे पे कौन आ जाएगा? भारत। याद रखेगा। और इलेक्ट्रिसिटी डिमांड के मामले में कौन है सबसे पहले पे? चीन ही है, यूएस भी है, और कौन है? याद रखिएगा कि भारत तीनों में आकर बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस बन सकता है। बढ़िया के चलिए अब इसको केवल यहीं प्रीलिम्स नहीं, इसको मेंस में भी जब एनवायरनमेंट इशू आए कहीं निबंध लिखने को, तो भारत को जो है चिंतनी बात है कि भारत जो है CO2 के उत्सर्जन वैश्विक, ये लिख सकते हो, वैश्विक विद्युत समीक्षा रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत विश्व में तीसरा सबसे ज्यादा CO2 उत्सर्जन करने वाला देश है। भारत में अभी भी तापीय ऊर्जा में कोयले का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, जबकि जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण रखना है तो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों को बढ़ावा दिया जाएगा। हालांकि भारत जो है नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भी प्रगति पर चल रहा है, क्योंकि उसने 2030 तक 500 गीगावाट जो है नवीकरणीय ऊर्जा बनाने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा नहीं कि सब निगेटिव वाले लोग जाने का चेक करने वाले निगेटिव इंसान ही है क्या? ये सब बातें निगेटिव, मतलब बैलेंस करना होता है। समझिए जब आप लिखो थोड़ा सा क्या चलते हो, बैलेंस है हालांकि, लेकिन ठीक है। हाँ मतलब सारी बातें, एक जो सुधार की बात, अच्छा एक सच्ची भी बात, सही बात है। किसी बच्चे में कहा जाए तारीफ ही उसकी करती रही जाए तो पढ़ेगा, फिर पढ़ना छोड़ देगा। हम बहुत बड़े दुनियापति हो गए, बहुत बड़े पढ़ीस हो गए, तो पहले तारीफ हो, आप योग्य तो हो, लेकिन लेकिन लगा के फिर कंट्रोल कर दो, तो उसका लेकिन उसको आगे बढ़ाता रहेगा। लेकिन नहीं लगा के बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन तुम्हारा जो अभी IQ लेवल थोड़ा कम है, थोड़ा सा उसको बढ़ाओ। ठीक है, अब IQ लेवल क्या खाने लगे बढ़ जाएगा, अब उसकी चिंता है। तो IQ लेवल की बात चलते हुए कि लगातार पढ़ाई करो, मिस मत करो पढ़ाई को। तो अब उसको ये भी पता चल गया कि हमको बता तो बढ़िया दिया, लेकिन IQ भी बताया, तो IQ में हमने सोचा, तो IQ में हमको बता दिया कि आप जो है लगातार पढ़ाई की। लगातार पढ़ाई का मतलब गैप मत कीजिए और डेली पढ़िए, ठीक है, और एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़िए। तो बात तो पूरी वही हो गई कि जो नहीं पढ़ने वाला था। ठीक है, चलिए आइए कहाँ पे अगला देखिएगा फटाफट। सर्वाधिक देखो ये आपका हो चुका है, इसमें जो हो चुका है आप देखिए। अच्छा थोड़ा सा मैं विद्युत के बारे में बताना चाह रहा हूँ, तो थोड़ा फिजिक्स यहाँ जोड़ दें, फिजिक्स का टॉपिक विद्युत ऊर्जा जोड़ दें हल्का सा। इस पे समीक्षा अधिकारी क्वेश्चन आया था कि नहीं? इतने बल्ब हैं, इतने कह रहा था इतने बल्ब हैं, इतने वाट के हैं, तो बताइए कितनी यूनिट क्या होगी, खर्च होगी। तो ये किसका टॉपिक था? फिजिक्स का था, और हमने ये कराया था, और ये हमने टेस्ट लिया था, पहले तो उसमें टेस्ट में रखा था, तुम्हारे फिजिक्स नहीं लिया तो जहाँ लिया था। ये विद्युत ऊर्जा का पेट क्वेश्चन है, ये तो सरल दिया था। उसने पूछा कितना रुपया खर्च होगा, तो 1 यूनिट का रुपया था, इतने यूनिट है, तो तुम यूनिट पहले निकाल लेते और उस रुपए से उस यूनिट की क्या कर देते, गुणा कर देते, रुपया जाता पूरा। यदि 5 यूनिट आया तो उसने लिखा 10 रुपया 1 यूनिट में खर्च हुआ, तो बताइए कुल कितना खर्च हुआ। तो जितनी यूनिट आई 10 यूनिट आई, तो 1 यूनिट का कितना रुपया, 10 रुपया, तो 10 यूनिट का कितना रुपया हो गया, 100 रुपया। अब भाई चलो वो टेंशन ना लो फिजिक्स का। देखो ये वो फिजिक्स बहुत सुकून से रिलैक्स होकर पढ़ानी चाहिए, लेकिन टाइम आपके 20 मिनट है तो रिलैक्स तो पढ़ा नहीं पाएंगे, थोड़ा समझ लीजिएगा। हाँ, विद्युत ऊर्जा में क्या देखा है, सबसे पहले इसमें क्या आता है, ऊर्जा, विद्युत धारा। देखो विद्युत ऊर्जा में आपको क्या मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी बहती है कि नहीं, घरों में विद्युत धारा आती है। विद्युत ऊर्जा किस रूप में आती है, विद्युत धारा। तो
क्वेश्चन आ जाता है विद्युत धारा के धारा की दिशा, सेंटेंस पूछ सकता है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है। विद्युत धारा की दिशा आप बताइए, 2 सेंटेंस बना के दे रहा हूँ। विद्युत धारा की दिशा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा में होती है। फिर दूसरा सेंटेंस, विद्युत धारा की दिशा धनावेश की दिशा में होती है। फिर अब आप बताइएगा, केवल एक सही, केवल 2 सही, एक और दोनों सही, ना तो एक सही ना तो 2 सही, इस तरह क्वेश्चन आ चुका है। फिर अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को कहते हैं। विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर होती है, ठीक, इलेक्ट्रॉनों के या आवेशों के प्रवाह की दर है। पहला मैंने दूसरा भी बोला ही कहा है, पहला सेंटेंस बोला है विद्युत धारा आवेश के प्रवाह की दर होती है। दूसरा सेंटेंस बोला तेज जलने वाले बल्ब की अपेक्षा धीमे जलने वाले बल्ब में प्रतिरोध ज्यादा होता है। 2 सेंटेंस बोले, ये क्वेश्चन कई बार तेज जलने वाला बल्ब धीमे जलने वाले बल्ब का क्या कारण है, तुलना करवाता है। देखिए पहला वाला सेंटेंस है, ध्यान रखिएगा, हवा हो जाएगा दिमाग से, तेज पढ़ोगे नहीं। और 10-12 क्वेश्चन करीब आए समीक्षा अधिकारी में, और मैं जो बताता हूँ फिर से ओरिएंटेड बताऊंगा। मैंने अपने टेस्ट में एक रखा था फिजिक्स में कि जो है ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घटता है। क्यों, मैंने बच्चों को समझाया था, कंफ्यूज कभी नहीं होगा तुम्हारा। जब कभी घर बने नीचे वाली मंजिल, फिर उससे ऊपर वाली मंजिल बने, फिर उससे ऊपर वाली मंजिल बने, तो बताइए दाब कहाँ ज्यादा होगा, तो बच्चों ने कहा नीचे वाले ज्यादा होगा। तो हमेशा नीचे दाब क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इसे जमीन पर दाब ज्यादा, पर्वत पर बढ़ोगे दाब क्या हो जाएगा, कम। और सीधा कॉन्सेप्ट है, मैंने बताया था क्वथनांक का संबंध, क्वथनांक जानते हो, 100 डिग्री सेल्सियस पे जल का उबलना क्या कहलाता है, क्वथनांक। मैंने कहा था क्वथनांक हमेशा दाब पर निर्भर करता है। दाब कम तो क्वथनांक क्या होगा, कम हो जाएगा। दाब ज्यादा क्वथनांक ज्यादा। मतलब खुद ही सोचो, प्रेशर कुकर को ऑप्शन ले लो, आपका प्रेशर कुकर हटा दे, प्रेशर कुकर रख लीजिए, प्रेशर कुकर घर में प्रेशर कुकर होता ना, उसी रख लीजिए। प्रेशर कुकर में आप क्या करते हो, दाब क्या कर लेते हो, बढ़ा नहीं देते हो। दाब कैसे बढ़ाते हो, सीटी रख देते हो, सीटी में छोटा छिद्र करते हो, इससे वाष्प थोड़ी निकल पाए, तो दग नहीं जाएगा कुकर, कुछ तो निकलने की व्यवस्था रखी जाएगी। और सीटी का लोड क्या करते हो, बढ़ा देते हो। कभी देखा है कुकर कितना भी स्टाइलिश हो, सीटी बहुत 100 ग्राम की, 2 ग्राम की हो, कभी ऐसा देखा है पत्तू जैसी सीटी हो। सीटी हमेशा क्या होती है, वजन होती है। क्यों, क्योंकि उस पर बढ़ाया जाता है क्या, दाब। क्षेत्रफल निकलने का वाष्प क्या करते हैं, कम, दाब बढ़ाया जाता है। तो प्रेशर कुकर में जब दाब बढ़ाया जाता है तो जो जल उबलना होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, वो कितने पे उबलता है, 130 पे। जब 130 पे जल उबलेगा तो क्वथनांक हमने क्या कर दिया, 100 की बजाय कितना कर दिया हमने, 130। तो हीट उसको क्या मिलेगी, चावल को ज्यादा मिलेगी, इसीलिए खाना क्या होता है, जल्दी पकता है। तो क्वेश्चन हमने तो ऐसे कहानी समझाई थी, क्वेश्चन तो बहुत सरल आया था समीक्षा अधिकारी में, हमने तो उनको हर तरीके से बताया था। अब देखिए क्या मैटर है कि क्वेश्चन आया था समीक्षा अधिकारी में, ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। फिर कुछ स्टेटमेंट दूसरा दिया था, जो है वायुमंडलीय दाब बढ़ने से क्वथनांक घटता है, इस तरीके का दिया था उन्होंने। मतलब क्वथनांक को वायुमंडलीय दाब में चर्चा की थी। तो सिंपल था, ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब बढ़ता है घटता है, घटता है। फिर शायद उन्होंने दिया था क्वथनांक बढ़ने पर या दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है, तो ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। एक सेंटेंस सही था, दूसरा सेंटेंस क्या था उसमें, गलत था। अब मैं कुकर वाला भी बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन कई बार आ चुका, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है, तो मैं बता रहा हूँ किस कारण, दाब के अधिक होने कारण। यदि ऑप्शन ना हो तो ये क्या होगा, दाब अधिक होने कारण उसका क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, क्वथनांक बढ़ने के कारण खाना जल्दी बनता है, या कहेगा दाब बढ़ने के कारण, जैसा विकल्प है। समझ पाए, क्वेश्चन आएगा प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी बनता है, तो वहां पे ऑप्शन या फिर ये मिल जाए क्वथनांक बढ़ जाने के कारण बनता है, या फिर ये ऑप्शन आ जाए दाब बढ़ाने से क्वथनांक बढ़ जाने के कारण बनता है। क्लियर। फिर आ जाइए अब विद्युत धारा में, जो विद्युत धारा की बात कर रहे हैं, तो विद्युत धारा जो होती है आवेश के प्रवाह की दर, मतलब एकांक समय में जो आवेश प्रभावित होता है वही क्या होता है, विद्युत धारा। मतलब एकांक समय, 1 सेकंड मान लें, 1 सेकंड में जितना आवेश इधर उधर भाग रहा है, आवेश में कौन भागेगा, धन आवेश होता है, और कौन होता है, ऋण आवेश होता है, यही होते हैं आवेश। तो इसके प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, समय। आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, तो ये बात सही थी। अब मैं कह रहा हूँ दिशा बहुत पूछी जाती है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है, याद रखिए, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत क्या रहती है, धारा। लेकिन धन आवेश के जो पॉजिटिव है इसके प्रवाह की क्या होती है, दिशा। याद रखिए, यही क्वेश्चन उल्टा हो जाता है। धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है, तथा
धन आवेश की दिशा में होती है, समझ पाएंगे नहीं। और उसमें मैंने पहला सेंटेंस क्या दिया था, धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा में थी। लाइन क्या थी, काट देना चाहिए उस लाइन को। ठीक, फिर मैंने कहा जो धारा की दिशा धनावेश की दिशा में होती है, तो कौन बात सही है, दूसरी वाली बात सही है, समझ पाए कि नहीं। बढ़िया है। अब आइए, मैंने कहा धीमे, अब देखिए एक होता है V बराबर आई आर, ओम का नियम पढ़े होगे, ओम का नियम क्या था, V बराबर आई आर। ओम का नियम उन्होंने क्या कहा था ओम ने, कि कोई चालक ले लीजिए, कोई चालक में विभवांतर क्या कर दो, उत्पन्न कर दो। विभवांतर का मतलब विभव में अंतर। विभवांतर क्या होता है, किसी विद्युत क्षेत्र में आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य। मतलब विभवांतर का एक और फार्मूला बन गया कि कोई भी आवेश है, आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में क्या कार्य, मतलब आवेश है, इसको क्या कर रहे हो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। तो किसी में भी विभवांतर चालक में उत्पन्न कर दो, दो चालक के सिरों के बीच क्या उत्पन्न कर दो, विभवांतर, तो क्या उसमें प्रवाहित होने लगेगी, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। मतलब चालक के सिरों का विभवांतर समानुपाती किसके होता है, विद्युत धारा के। और जब ये हटता है तो V बराबर क्या हो जाता है, I R, और R क्या होता है, R क्या हो जाएगा, V अपॉन I, R क्या हो जाएगा, V अपॉन I। अब बताइए यदि R ज्यादा तो धारा क्या होगी, कम, यदि धारा ज्यादा तो R कम। अब बताओ इलेक्ट्रिसिटी में रॉड तेज जल रही है, यहाँ पे रॉड एक धीमी जले, तो उसमें तेज वाले में धारा ज्यादा बह रही होगी, कम बह रही होगी, कम। धीमे वाले में धारा क्या होगी, कम। और धारा कम करने के लिए कौन सी बढ़ानी पड़ेगी, धारा कम तो क्या ज्यादा होगा, प्रतिरोध। धारा कम है तो इसका प्रतिरोध क्या, प्रतिरोध मतलब रोकना। तो धारा ज्यादा तो इसका मतलब क्या, प्रतिरोध कम, रुकने वाली स्थिति क्या होगी, कम। धारा कम मतलब ज्यादा बह रही है तो इसका प्रतिरोध क्या लग रहा होगा, कम, उल्टा चलेगा ना। तो इसमें धारा ज्यादा बह रही है तो इसका मतलब प्रतिरोध क्या है, इसमें कम है, ठीक है। और इसमें जो है तेज जल रही है, मान लीजिए इसमें तेज जल रही है तो इसका मतलब धारा ज्यादा प्रतिरोध कम। इसमें धीमे जल रही है तो इसका मतलब क्या, धारा कम प्रतिरोध ज्यादा। समझ पाए कि नहीं, क्लियर। ये क्वेश्चन कई बार आया है, तेज जलने वाले बल्ब की अपेक्षा धीमे जलने वाले बल्ब का कारण क्या है, तो वही ऑप्शन लगा दोगे, धीरे जलने वाले बल्ब में प्रतिरोध क्या है, ज्यादा होता है। समझ पाए कि नहीं, प्रतिरोध क्या हो गया, ज्यादा हो गया। आप कोई मतलब नहीं, आप इंटर फिजिक्स पढ़े हो ना पढ़े हो, हमसे रिक्शा वाला भी फिजिक्स पढ़े वो भी समझ जाएगा, बताने लगेगा अच्छे से भाई। अभी हम पैसा पढ़ाते ही नहीं, बवाल पीछे का तुमको बताने लगे, अभी जो है इंटीग्रेशन वाला फार्मूला डी अपॉन डी वाई ये बताने लगे, हम अपने योग्यता दिखाने के लिए। हम ये नहीं, हम जानते हैं कि बहुत बच्चे वो किस स्ट्रीम से इसमें आर्ट साइड से, लेकिन अब आर्ट साइंस क्या करोगे, जब 10 क्वेश्चन दे रहा है फिजिक्स के, तो कोई स्ट्रीम से उससे क्या मतलब, आपका मेन उद्देश्य क्या है, फिल्म्स निकालना, कि ये बताते घूमोगे इस बार फिजिक्स ज्यादा आ गई तभी हम फेल हो गए फिल्म्स में। तो मानेगा तुम्हारी बात, क्योंकि भाग जाओ बकवास बातें किया करते हो, जब फेल हो जाते फिर बता दोगे अभी अगली बार जो है हिस्ट्री ज्यादा आ गई तो हम साइंस वाला गएगा तो हम फेल हो गए, ये कोई बात नहीं मानते, ये बकवास है, ठीक है। ये कोई स्वीकार ही नहीं करता। वहाँ पे है फिजिक्स से इंटर बेसी है हमारा फिजिक्स में से, तो हम जो है हिस्ट्री हम नहीं तैयार कर पाएंगे तो हम फिल्म्स के लायक पीसेस के लायक नहीं है। हमको तो और हिस्ट्री अच्छी लगती है, ये अपने को ढाल लो, एकेडमिक से कुछ नहीं है, आपका आगे होता है जैसा आप अपने को ढालोगे। अब बताइए, ये भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया। अब एक फार्मूला आता है, अक्सर न्यूमेरिकल पूछ लेता है। देखो एक आवा v बराबर क्या है, फार्मूला याद रखेगा क्योंकि न्यूमेरिकल भी पूछेगा इस बार। सिंपल आ जाए, इतनी धारा एम्पियर में है, इतना प्रतिरोध है, तो विभवांतर नहीं बता पाओगे। विभवांतर क्या हो जाएगा, आई इंटू क्या कर दोगे, आर कर दोगे। क्वेश्चन आ चुका है इस पे, ठीक है। फिर आ जाइए, एक मैंने क्या था, आई बराबर क्या था, क्यू अपॉन टी होता है। और एक मैंने फार्मूला भी बताया है, जो विभवांतर होता है, विभवांतर बराबर क्या था, डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। अब आ रही थी विद्युत ऊर्जा की बात। विद्युत ऊर्जा एक पावर होता है, पावर बराबर क्या होता है, कार्य बटे जो है क्या होती है। अब देखो जो हम लोग देखें, जो आपका P बराबर एक होता है, VI भी होता है, क्या होता है VI, और P बराबर क्या होता है, W अपॉन क्या होता है T, क्या होता है W अपॉन T। अब आइए, कार्य की दर वो क्या कहलाता है, शक्ति।
तो ये P बराबर वी आई भी ध्यान रखिएगा, P बराबर क्या होता है वी आई। अब हम लोग देखें एक और चीज, तो यहाँ से देखा जाए आपका ये शक्ति है, जो शक्ति पावर क्या कहते हो शक्ति, एक सेकंड देखिएगा, शक्ति होता है, इसका मात्रक कौन पाता है वाट, कितना होता है वाट। फिर जो हम लोग देखें, ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि एक और चीज प्रूफ करना चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ा कठिन लगने लगे, हम इसे प्रूफ करना चाह रहे हैं। इसमें देखो क्या होता है, शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन ये नहीं होता है, मतलब आपको यूज ही नहीं करना जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। शक्ति बराबर, और एक शक्ति का फार्मूला क्या बन गया V और I, वोल्ट और धारा को गुणा कर दोगे, विभव और धारा गुणा कर दोगे तब भी क्या बन सकता है शक्ति। और वैसा शक्ति क्या होता है कार्य बटे समय होता है, नहीं शक्ति कार्य बटे समय। अब इसी को हम बना रहे हैं इस फॉर्म में, कैसे बनाए, ठीक है। अब जो आपका आ रहा है, इधर आ जाइए, इसको और देखवा के, V बराबर क्या था और Q बराबर क्या था, I बराबर क्या था आपका Q अपॉन T। I कहाँ लिखी हमें, I बराबर क्या होता है Q अपॉन T, तो Q बराबर क्या हो जाएगा IT हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या रख लें IT रख लें, क्या रख लें IT। तो आपका जो ये आ गया, ये वाला हिस्सा, ये कितना बन गया, ये क्या बन गया W अपॉन T क्या होता है T। तो बताइए V बराबर P अपॉन I, तो ये इधर चला गया तो क्या बन गया P बराबर क्या बन गया VI। तो इस सूत्र का निर्माण जो हो रहा है, कौन P बराबर VI का निर्माण किससे हुआ था V अपॉन W अपॉन V बराबर W अपॉन T। अब आइए इसको भी टेंशन मत लीजिए, अब घबरा गए होगा तुम लोग, भयावह स्थिति में, हमें पता है, ठीक है। अगर हम सब प्रूफ करने लगे थे, कुछ नहीं है, आपको जब कभी फिजिक्स को टीचर पढ़ाएगा तब आराम पड़ेगा कि हमारा दिन चला जाए करंट अफेयर वाला। लेकिन एक दो बार बहुत स्पष्ट बता रहे हैं, सिंपल, ज्यादा बवाल मत चक्कर पड़ेगा। धारा का क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या कीजिएगा, धारा का मतलब इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा में, जो है विपरीत दिशा में, किसमें विपरीत दिशा में, और धनावेश लिखिए, धनावेश की क्या, धनावेश की दिशा में, ठीक है। फिर आ जाइए एक और बात ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग देखें आई जो धारा होती है किसके Q अपॉन T होती है। Q क्या होता है आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, क्या होता है कूलाम। समय होता है T बार, इसका मात्रक क्या होता है सेकंड। और I क्या होता है धारा, धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर, क्लियर। फिर आ जाइए ओम का नियम पूछ सकता है, तो ओम का नियम क्या था V बराबर IR। I क्या होता है धारा हो गई बच्चे, R क्या हो गया प्रतिरोध हो गया, क्या हो गया प्रतिरोध हो गया, और V क्या हो गया विभवांतर हो गया, क्या हो गया विभवांतर, ठीक है। और इसको हम लोग तोड़े तो R बराबर क्या हो जाता है V अपॉन I। कॉन्सेप्ट बताया है, धारा कम तो प्रतिरोध क्या होगा ज्यादा, समझ रहे, धारा ज्यादा प्रतिरोध कम, तो जलने वाला समझ गए कॉन्सेप्ट। फिर आ जाइए एक और फार्मूला मैंने क्या था, विभवांतर का एक और फार्मूला आता है, एकांक आवेश को जब यहाँ से वहां तक ले जाते हो तो किया गया कार्य। तो इससे Q बराबर क्या निकल के आएगा, यहाँ से Q बराबर IT, क्या रखोगे IT। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा Q बराबर हम क्या रखते हैं W अपॉन IT, और W अपॉन T किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है पावर। मतलब याद रखिएगा पावर का मतलब शक्ति या सामर्थ्य, शक्ति या सामर्थ्य, और W को क्या कहते हो कार्य, क्या होता है कार्य। तो कार्य का मात्रक क्या होता है जूल, ठीक है। अब आ जाइए, अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको पूरे क्या लिख सकते हैं T नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हैं P। तो बताइए V बराबर P अपॉन I, तो P बराबर क्या बन गया V। तो शक्ति के दो फार्मूले हो गए, शक्ति के दो फार्मूले, एक कौन हो गया आपका P बराबर W अपॉन T कार्य बटे समय, एक शक्ति का क्या हो गया VI। और जो विभवांतर का मात्रक होता है क्या होता है विभवांतर का मात्रक वोल्ट, क्या होता है वोल्ट होता है, क्लियर। और शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, क्या होता है वाट। अब आ जाइए शक्ति में, अब थोड़ा शक्ति में और देखिएगा, अब हम लोग कर रहे हैं शक्ति में एक और चीज ध्यान दीजिए, ये शक्ति का मात्रक भी तो वाट हुआ है। अब ऊर्जा का मात्रक, हाँ अब देखिए आके जो है ऊर्जा का मात्रक क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा
इसमें विद्युत ऊर्जा में क्या कर दें, किलोवाट था ही था, किलोवाट, इसी को चाहे देख लो किलोवाट, अब पी आ गया था, ठीक है। हाँ, इसको हम लोग जो देख लें, अब देखिए किलोवाट घंटा, इसमें क्या लगा दें, घंटा, या वाट क्या लगा दें, सेकेंड। देखिएगा तो शक्ति से हट के क्या बन गया, ऊर्जा बन गया, क्या बन गया, तो याद रखिएगा ऊर्जा का मात्रक क्या है, वाट सेकेंड किलोवाट घंटा, मतलब P इंटू क्या बन गया, T। अब देख लो चाहे इसमें, इसको देख लो P इंटू T, ये देखिए हम लोग रखें P बराबर क्या होता है, W अपॉन T, ठीक है, W अपॉन T। तो ऊर्जा एक हिसाब से क्या होती है, कार्य, जो मतलब कार्य एक हिसाब से, कार्य का भी मात्रक क्या होता है, जूल, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। तो जो हम T को किसके साथ लगाते हैं, P के साथ, तो वही चीज क्या बन जाएगी, ऊर्जा। मतलब वैसे केवल जो P है, P का मात्रक क्या है, वाट, लेकिन वाट को किससे गुणा करते हैं, सेकंड से, तो अब वो शक्ति सामर्थ्य नहीं रह जाएगी, अब उसका क्या नाम बन जाएगा, ऊर्जा। हमें बात समझना ध्यान से, मतलब P का मात्रक कितना है, वाट या किलो वाट, वाट या किलोवाट किसका मात्रक है, P, शक्ति का मात्रक। लेकिन जहां शक्ति में गुणा किसकी कर दी हमने, समय की, किसी कर दी, समय की, तो ये क्या बन गया, कार्य, या इसको कहते हैं एनर्जी, क्या बन गया, एनर्जी। तो आपके घरों में जो ऊर्जा होती है, मतलब क्वेश्चन आ जाए कि किलोवाट किसका मात्रक है, तो किसको लगाओगे, शक्ति या सामर्थ्य का। लेकिन क्वेश्चन आ जाए किलोवाट घंटा किसका मात्रक, किसको लगाओगे, क्वेश्चन आता है, लड़के लिया गया इसमें क्वेश्चन में, मतलब आता है क्वेश्चन की किलोवाट किसका मात्रक है, तो लगाओगे किसका, शक्ति का। लेकिन इसी में क्या लगा दिया जाए, घंटा, मतलब समय जोड़ दिया जाए। देखो समय जोड़ रहे हैं तो क्या बना, P इंटू टी बराबर, प्रूफ कर रहा हूँ, W होता है, W का मतलब E, E क्या बन जाएगा आपका, विद्युत ऊर्जा। घरों में जो यूज होती है वो यही यूज होती है, किलोवाट घंटा, ठीक है। कितना क्या यूज होता है घरों में, किलोवाट घंटा, समझिएगा ध्यान से मेरी बात। घरों में जो आप यूज कर रहे हो, तो 1 किलोवाट मतलब कह सकते हैं 1000 वाट, एक घंटे में 1000 वाट, उसी के साथ चलता है, मतलब एक घंटे में 1000 वाट के हिसाब से नपाई होती है, मतलब 1000 वाट एक घंटा, एक घंटे में कितना, 1000 वाट विद्युत यूज कर रहे हो, तो इसका मतलब कितना हुआ, 1 किलो घंटा, कितना हुआ, मतलब एक घंटे में आप कितनी विद्युत यूज कर रहे हो, 1000 वाट, 1000 वाट, तो क्या बन गया, 1 किलोवाट घंटा। और इसी 1 किलोवाट घंटा कहते हैं 1 यूनिट कहते हो, क्या कहते हो, जब बिल आता है ना, 1 यूनिट 2 यूनिट नहीं बोलते, 3 यूनिट, 3 यूनिट का, 1 यूनिट का 7 रुपया, 3 यूनिट का मान लिया साढ़े, जो मान लिया 21 रुपया यूनिट बोलते हो, तो यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा, यूनिट किसका होता है, किलोवाट घंटा। जब किलोवाट घंटा होता है तो क्या बराबर किसके होता है, 1 यूनिट। और किलोवाट घंटा का मतलब 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट। एक घंटे में तुम 1000 वाट यूज करते हो, तो इसका मतलब कितना यूज कर रहे हो, 1 यूनिट, समझ पाए। तो यूनिट भी किसका मात्रक हो गया हिसाब से, ऊर्जा का तो हो गया, ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा, तो यूनिट का मात्रक समझ पाएंगे नहीं, क्लियर। अब आ जाइए क्वेश्चन क्या आता है, मैं बताना चाह रहा हूँ, करें। देखो क्या मिलेगा, विद्युत ऊर्जा का मात्रक लिख लो, काम आएगा, जो उल्टा पुल्टा सब उड़ जाएगा वरना। विद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा, ठीक है, चलिए बढ़े। अच्छा, मेरे में एक साथ है कि मैं जो कोई भी विषय पढ़ता हूँ तो जब तक मैं हवाबाजी में नहीं पढ़ पाता, जब फिजिक्स भी पढ़ूंगा तो फिर फिजिक्स में कायदे से उसमें पढ़ूंगा, ये नहीं है मैं रट के निकल लूँ, मतलब इतना भी डीप में नहीं पढ़ूंगा कि हम वहाँ न्यूमेरिकल लगाने लगे, मतलब इंटर का पढ़ने लगे खोल के आके, लेकिन इतना भी हल्का नहीं पढ़ूंगा कि क्वेश्चन आए कर ना पाए, पढ़ाएं भी आपका हो ना पाए, तो मतलब क्या करने का, पढ़ने का फिर तो मतलब ही है, हम फिजिक्स का काहे नाम पी ले, उसका फिजिक्स नाम ही बेकार लेना है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कह रहा 10 बल्ब है, कितने बल्ब है, 10 बल्ब है, इस तरीके क्वेश्चन आया हुआ है, 10 बल्ब है, ठीक है। प्रत्येक बल्ब जो है जलता है तो कितना, प्रत्येक बल्ब जो बिजली की खपत कितने वाट करता है, 50 वाट करता है, कितने करता है, 50 वाट करता है। और वो बल्ब 10 जो है 50, प्रत्येक बल्ब कितना खर्च कर रहा है, 10 वाट, प्रत्येक बल्ब कितने वाट खर्च कर रहा है, 10 वाट। और कितने बल्ब है, 10 बल्ब है, और वो कितने घंटा जलते हैं, 24 घंटा जलते हैं, तो बात पूरी हो गई। कितने, 10 बल्ब थे, और या जो है 50 वाट क्या कर रहे हैं, खर्च, बिजली का इनका खपत है, और कितने घंटा लगातार जल रहे हैं, 24 घंटा, 24 घंटा लग चलते हैं। तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि कितने यूनिट बिजली खर्च होगी, तो एक चीज बताइए, ये वाट लिखा है ना,
और हमको बनाना फाइनली किसमें है, तो फाइनली घंटा की बात ही है, घंटा तो लिखा ही है, लेकिन किलोवाट इसको बनाना किसमें है, वाट में। एक वाट में, तो वाट बनाने के लिए किससे भाग कर दें, 1000। किलोवाट को वाट में बदलने के लिए किससे भाग करें, 1000। बस जो भी है उसको 1000 से भाग कर दें, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, कितने बल्ब 10, कितने वाट खर्च हो रहे 50, कितने घंटे 24। अब चूंकि वाट में आप ज्यादातर वाट ही देगा, तो हमेशा मन में ही रख लेना क्या नीचे करना है, 1000 से भाग। तो बच्चे कितना हो गया, 0 0 0 0, 24 पंचे 120, और यहाँ पे भी तो एक जीरो है भी ना, ठीक है बच्चे 12 यूनिट कितना आया है, 12। ये क्वेश्चन आया था, कितना सिंपल क्वेश्चन है, बताओ कर लोगे, इसमें क्या दिक्कत है, समझता है कि नहीं। 10 बल्ब इतने वाट इतने घंटा गुणा कर दिया, और नीचे हमेशा क्या लगाओगे 1000, तो बस आपका क्या बन गया, 0 0 कट गया, तो 24 पंचे कितना होता है 120, फिर 10 काट दिया कितना हो गया 12 यूनिट। क्लियर कि नहीं। अब कहेगा एक यूनिट का मूल्य 12 रुपया है, कह दे एक यूनिट का मूल्य कितना रुपया है, तो बताइए कुल खर्च कितना होगा उसका। अच्छा एक यूनिट का मूल्य 12, तो 12 यूनिट का मूल्य कितना 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है, समझता है कि नहीं, कुल खर्च कितना होगा, बात खत्म, बढ़िया नहीं। चलिए आपका फिजिक्स का भी मैंने टॉपिक कवर कर दिया। अभी एक और कार्य, घरों में जानते हो क्या होता है, क्वेश्चन आया था, घरों में जो प्रतिरोध होता है समांतर श्रेणी में होता है या कैसे श्रेणी में होता है, समांतर श्रेणी में घरों में होगा या किस श्रेणी में होगा, श्रेणी क्रम में होगा। दो क्रम होते हैं विद्युत धारा प्रतिरोध के, एक होता है श्रेणी क्रम, एक कौन होता है समांतर, समांतर श्रेणी। एक चीज बताइएगा, देखिए प्रतिरोध, ये बातें बता रहा हूँ जिसे बहुत कॉन्सेप्ट नहीं लड़के रटते हैं भूल जाते हैं। क्वेश्चन आता है घरों में जो है प्रतिरोध किस श्रेणी में जोड़ा जाता है, घरों में प्रतिरोध किस श्रेणी में क्वेश्चन आता है, तो वहां लड़का कहता है वहां ऑप्शन लिखेगा समांतर श्रेणी में, फिर लिखे होगा श्रेणी क्रम में, फिर लिखा होगा जो है आपका इनमें से दोनों में। तो बताइए घरों में जो है किस क्रम में प्रतिरोध आपका जोड़ा जाता है। अच्छा एक चीज बताओ, घरों में हमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो हम प्रतिरोध ज्यादा वाली स्थिति पैदा करें कम वाली स्थिति पैदा करें, नहीं घर कॉमन सी बात है, घरों में मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा चाहिए, तो हम लोग घर में ऐसी स्थिति टेक्निक यूज करें कि प्रतिरोध ज्यादा लग रहा हो कि कम लग रहा हो, कम लग रहा हो। ज्यादा प्रतिरोध लगा दोगे तो और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब दोहन करोगे तुम, जो और यूज करोगे, ठीक है मीटर से तुम्हारी ज्यादा आएगी फिर तो इलेक्ट्रिसिटी, तो घर में तुम लगाए पड़े हो प्रतिरोध ज्यादा वाली स्थिति, तो क्या हो जाएगा, टाइम देखने की आदत तुम लोग बहुत है, बस हाँ बस बंद कर रहे 2-5 मिनट, बताओ कोई भी इसमें बोल रहा बताइए, ये अमृत है, ये सब पढ़ाई नहीं जीवन जिंदगी है, तो टाइम जीवन, फिर तुम टाइम इतना खाली हो गया, एक समय ऐसा आएगा कि टाइम काटे फिर नहीं कटेगा, ठीक है। तो अभी टाइम की कीमत देखने में ना लगाओ, पढ़ाई में भी तो वैसे बंद कर रहे हैं, सब वैसे भी आ रहे हैं, हाँ बस 2-3 मिनट बस बंद कर रहे हैं, ठीक है। तो बस एक चीज बता दीजिए, R बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 होता है, तो ये वैल्यू ज्यादा होगी कि 1/R बराबर क्या होगा 1/R1 प्लस 1/R2 की वैल्यू ज्यादा, कौन ज्यादा होगी बताओ, तुम बताओ, मैथ में पढ़े हो, R की वैल्यू ज्यादा होती है कि 1/R की वैल्यू ज्यादा होती है, यार 1 की वैल्यू ज्यादा होगी 1/2 की वैल्यू ज्यादा होगी, ये हटाओ इसको, ये हटाओ, 2 की वैल्यू ज्यादा होगी 1/2 की वैल्यू ज्यादा होगी, 2 की ज्यादा होगी, क्लियर। तो ये वाला R ज्यादा होगा, ये वाला R ज्यादा होगा, तो घरों में कौन ये वाला लगाया जाए कि ये वाला लगाया जाए, बस। और ये कैसा क्रम होता है समांतर क्रम, और ये कैसा होता है, जीवन में नहीं भूलोगे, समझ लो कि नहीं। समांतर श्रेणी लड़के रखते हैं, वहां समांतर श्रेणी उल्टा करते हैं, समांतर क्रम मतलब R क्या है कम, श्रेणी मतलब R क्या है ज्यादा, ठीक है। तो ये चीजें रहती हैं, ठीक है। चलिए आगे, ये सब बातें हो गई। एक आपका पड़ता है प्रत्यावर्ती धारा वाला, क्या था प्रत्यावर्ती AC, इतना फेमस क्वेश्चन है, AC को DC और DC को AC रट लेना, ये क्वेश्चन बहुत आता है। AC को इतना आया है बेशरम हो गया क्वेश्चन फिजिक्स का, यदि तुम नहीं पढ़ के जा रहे तो समझो अपने आप तुम जो है पढ़ाई करके ही नहीं जा रहे हो, हवाबाजी मत जा रहे हो। AC को DC में बदलता है कौन, अच्छा पहले बताओ AC क्या होता है DC क्या होता है। AC क्या होता है प्रत्यावर्ती धारा होती है, और DC क्या होता है दिष्ट धारा, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा, दिष्ट धारा क्या होती है एक ही दिशा में चलती है, प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है अपने समय के अनुसार दिशा बदलती है। जो घरों में लाइट आती है AC में आती है, AC में ऊर्जा वो जो है लॉस क्या होता है, ऊर्जा ह्रास क्या होता है कम होता है, और DC में ऊर्जा ह्रास क्या होता है ज्यादा होता है। बस आपको दिमाग में रखना है AC को DC में बदलेगा रेक्टिफायर, कौन बदलेगा रेक्टिफायर, भूलिएगा नहीं। और DC को AC में कौन कन्वर्ट करेगा इन्वर्टर, कौन करता है इन्वर्टर, याद रहेगा।
फिर आइए, एक ट्रांसफार्मर युक्त होती है, कौन सी? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का काम एसी डीसी नहीं करना होता, उसमें एसी ही चलता है। ट्रांसफार्मर का काम होता है कि विद्युत धारा को या वोल्ट विभवांतर को क्या करना, विभवांतर को कम करना या विभवांतर को क्या करना, ज्यादा करना। मान लीजिए एकदम पावर हाउस से इलेक्ट्रिसिटी भर से आई पूरी, और यही हमको जो है इस वाले यहाँ सीतापुर के ट्रांसफार्मर में भेज दी जाए, बताओ फिर वो तुम्हारे सीधे घर पे उड़ जाएंगे बल्ब बल्ब कि नहीं? तो उसको पहले वहां की पावर को क्या करोगे, कम। तो ट्रांसफार्मर वहां से लगा दिया जाएगा कि उस ऊर्जा को क्या करेगा, कम। अब मान लीजिए घर तक पहुंचते पहुंचते तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी बहुत है कम हो गई, डिम वोल्टेज नहीं आता है, तो घरों में देखा कि स्टेबलाइजर रख देते हैं, वो क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक स्टेप डाउन, एक स्टेप अप। शायद इस तरीके कोई क्वेश्चन आया हुआ है हमारे में, प्रत्यावर्ती धारा पे कुछ आया है मैटर, इसमें आया है किसी पीसेस में आया। देखिए प्रत्यावर्ती धारा में स्टेप अप वाला ज्यादा आएगी इसको क्या कर देगा, कम। स्टेप अप सॉरी कम आएगी इसको क्या कर देगा, ज्यादा करेगा। अप कर रहा है ना, और ज्यादा वाली को कम कौन कर देगा, स्टेप डाउन। फिर कहता है मोबाइल चार्जर क्या है, क्वेश्चन आ चुका कई बार इसमें। मोबाइल चार्जर क्या है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाला, डीसी को एसी में कन्वर्ट करने वाला एक ट्रांसफार्मर है, यह जो है इनमें से कोई नहीं। मोबाइल चार्जर क्या है, ये तो तब प्रक्रिया होगी जब मोबाइल के अंदर जाएगी इलेक्ट्रिसिटी। मोबाइल में बैटरी की तुम बता रहे हो, मोबाइल चार्जर का बताओ, मोबाइल के अंदर क्या तुम घटना बताने लगे हो कि वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी जो आ रही है तुम्हारी बैटरी में डीसी में बदल रही है आके, ये नहीं। मोबाइल चार्जर आपके घर में 220 वोल्ट आ रहा है, इसको चाहिए कितना, 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 4 वोल्ट, तो क्या हो रहा है बताओ, क्या कन्वर्ट हो रहा है, 220 किस में जा रहा है, कम में जा रहा है। तो चार्जर क्या हो गया एक हिसाब से, ट्रांसफार्मर हो गया। अब घबराओगे ट्रांसफार्मर चार्जर, चार्जर ऐसे क्या है, ट्रांसफार्मर है, समझ लो कि नहीं। तो वहां टिक किस पे लगाओगे, समझ पाए कि नहीं, क्योंकि तुमको 220 सीधे उड़ जाएगा मोबाइल धड़ाम से, तुम्हारा सर्किट उड़ के अलग गिरेंगे जाके। तो चार्जर वार्जर नहीं, चार्जर क्या यही काम है चार्जर का, क्या करना है, एसी को डीसी में। तो लगभग हमने करंट अफेयर में लगभग सारे पेज हो गए थे कि नहीं आपका। देखिए अब देखो नाटो वाला बस ऐसे देखते चलिएगा, बस खत्म कर रहे हैं हम, ठीक है, बस खत्म कर दिए। हाँ जो नहीं, नाटो एक देखो संगठन है, बंद कर दिया कॉपी किताब। जनरेटर क्या है, जनरेटर में देखा होगा, देखो वैसे देसी भाषा यांत्रिक ऊर्जा को किसमें डलता है, विद्युत ऊर्जा में। लेकिन आप भूल जाओ यांत्रिक है विद्युत है, तो दिमाग लगाओ देसी वाला। लोग पुराने समय में क्या करते, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर आ रहे हैं, लोग क्या करते हैं, हत्था डालते थे, हत्था लगा के इससे शुरू करते लगा। तो ये चीज क्या हो गई, यांत्रिक क्या हो गई, यांत्रिक। वहां देखा पंडाल में तुरंत लाइट क्या हो गई, तो क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा किसमें बदल गई, याद रहेगा जीवन में। और पंखा चलाया, पंखा में क्या लगा, मोटर लगाया, तो पंखा क्या मिल रहा है, विद्युत। यहाँ से दिया तो विद्युत धारा पहुंची, और मोटर क्या होने लगा, जो घूमने वाली चीज है वो क्या है, यांत्रिक। तो मोटर क्या है, विद्युत मोटर क्या है, किसको किससे मिलता है, विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा। फिर आ जाइए, लाउड स्पीकर क्या है, फोन में क्या लगा है, माइक्रोफोन है कि लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है, बोलते हो हेलो हेलो, तो ये तुम्हारी ऊर्जा जो है ध्वनि ऊर्जा किसमें जा रही है, विद्युत ऊर्जा में। किसमें कन्वर्ट हो रही है, उसको सुनो किसमें हो रहा है, विद्युत ऊर्जा में। और जो लाउड स्पीकर क्या है, लगाया प्लग, बटन दबाया, म्यूजिक ऑन के, धम से आवाज आई, तो क्या है, विद्युत ऊर्जा किसमें बदल रही है, इसमें बदल रही है। कंफ्यूज नहीं होगे, वरना उल्टा लगा दोगे, लेकिन लाउड स्पीकर का लगा दोगे ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और उसको लगाओगे उल्टा। तो लाउड स्पीकर मतलब विद्युत दिया, लाउड बजी मतलब विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा। और इधर वाले में आपने क्या मैंने बताया था, ध्वनि ऊर्जा को ऊर्जा बदलना। क्लियर। तो लगभग इसमें तो आपके बच्चे कुछ नहीं है, 2 ही 3 पॉइंट्स है इसमें, ये तो हो ही जाएंगे आपका, लेकिन हमने वो सब भी कवर करा दिया, कुछ बचा नहीं है। जब मेरी अगली क्लास होगी, ये जिसके बच्चे पॉइंट्स हैं मैं इसमें देखूंगा भी नहीं, ऐसे कहानी के रूप में 5-6 पॉइंट है, इसे बता दूंगा, सब समाप्त हो जाएंगे। अब अगली बार जब आऊँगा तो आपका डिफेंस वाला जो बच्चे उस पर हमने अभी ध्यान नहीं दिया है, वो ध्यान क्या, टाइम ही नहीं मिल पाया, इतना सिलेबस ही होता है आपका, वो हो जाएगा, एक्सरसाइजेज हो जाएंगी, और जो इंडिया के कुछ इशू हैं वो हो जाएंगे। और एक दिन में वो पॉलिटी का मैं क्या रखूंगा, करंट अफेयर जितना पूरे साल भर का पॉलिटी का जो हुआ है, जितने भी संशोधन वगैरह वो सब एक ही कर देंगे आज कितने, ठीक है।